हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ऐसे कंप्लीट नोट्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके प्री एवं मेंस एग्जाम दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो यदि आप किसी भी राज्य की न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार एपीओ एवं जुडिशरी या यूपी एपीओ एवं जुडिशरी, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि, कोई भी राज्य की न्यायिक परीक्षा हो, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से अधिकतर प्रश्नों को पूछा ही जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कंप्लीट नोट्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे नोट्स जिससे कि आपके प्री एवं मेंस एग्जाम दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे और आपको डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। प्री एवं मेंस एग्जाम दोनों एक साथ कैसे तैयार होंगे, इसका मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोगों को एविडेंस एक्ट बहुत ही आसान लगने लगेगा। और आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि आप एविडेंस एक्ट के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और प्री एवं मेंस एग्जाम एक साथ कैसे तैयार करना है, इसका तरीका मैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में एविडेंस एक्ट के टॉपिक वाइज डिस्कस करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग एविडेंस एक्ट के कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको समझ लेते हैं, क्योंकि उनको जानना प्री एवं मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसका जो एक्ट नंबर है वो 1 है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो नंबर है वो 1 है। भारतीय साक्ष्य विधि जो है, विधि के बारे में एक संपूर्ण संहिता है, कंप्लीट कोड है। साक्ष्य विधि है प्रक्रिया विधि का ही एक भाग है, यानी कि ये पार्ट जो है प्रोसीजर लॉ का है। साक्ष्य विधि का जो प्रभाव है वो इफेक्ट, इसका भूतलक्षी प्रभाव है, रेट्रोस्पेक्टिव है। साक्ष्य विधि को लेक्स फूरी कहा जाता है। लेक्स फूरी से तात्पर्य यह है कि उस स्थान से है जहाँ पर विधिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो उस स्थान को लेक्स फूरी कहा जाता है। साक्ष्य विधि का जो प्रारूप है वो सर स्टीफन जेम्स ने तैयार किया था, इसलिए सर स्टीफन जेम्स को फादर ऑफ एविडेंस कहा जाता है। इनको साक्ष्य विधि का पिता कहा जाता है, सर स्टीफन जेम्स को। साक्ष्य विधि जो इनेक्टमेंट हुई थी, यानी कि अधिनियमित तिथि जो है वो 15 मार्च 1872 है, और जो इसका पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ था तो 1 सितंबर 1872 को परिवर्तन में आई थी। तो इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो 15 मार्च 1872 और जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 सितंबर 1872 है। तो ये जो डेट्स हैं और जो एक्ट नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये इसका जो प्रारूप है किसने फ्रेम किया है, तो सर जेम्स स्टीफन ने। और ये लेक्स फूरी, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी एक्ट की हो, उसकी जानकारी होना ही आवश्यक है। तो इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें सभी एक्ट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। साक्ष्य विधि में कुल जो सेक्शंस हैं वो 166 हैं। साक्ष्य विधि में कुल 11 अध्याय हैं, जिनको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उद्देशिका के अनुसार जो साक्ष्य विधि का उद्देश्य है, तो ये जो 3 इसके उद्देश्य दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला है कि कंसोलिडेशन, और दूसरा है डेफिनेशन, तीसरा अमेंडमेंट्स, यानी कि समेकन, परिभाषा और संशोधन करना, जो इसका उद्देश्य है साक्ष्य विधि का। और साक्ष्य विधि के आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं, वो भी 3 हैं कि सभी साक्ष्य जो है वो विवादक तथ्यों तक ही सीमित हो, और अनुश्रत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाएगा, हेरसे एविडेंस नॉट एडमिसिबल, और सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य को ही दिया जाए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो संरचना है उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, ताकि हम पूरे एक्ट को एक दृष्टि से देख सकें। तो पहला जो पार्ट है वो तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताता है। इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं, 1 और 2। पहले में प्रारंभिक है, धारा 1 से 4 तक, और दूसरा जो चैप्टर है तथ्यों की सुसंगति के विषय में 5 से 55 तक में दिया गया है। और जो दूसरा पार्ट है एविडेंस का वो सबूत के विषय में है। इसमें आपके 4 चैप्टर दिए गए हैं, तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये 56 से 58 में 3 धाराओं में दिए गए हैं। और मौखिक साक्ष्य के विषय में 59 से 60 तक में दिया गया है। और जो दस्तावेज साक्ष्य के बारे में प्रावधान है वो 61 से 90 तक में है।
और दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में 91 से 100 तक में दिए गए हैं। और जो तीसरा पार्ट है आपका 3, वो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव क्या होगा उसके बारे में ये आपके 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहला जो इसमें है सबूत के भार के विषय में है, 7वां चैप्टर है 101 से लेकर 114 तक, और 115 से 117 तक विबंध के बारे में बताया गया है, चैप्टर नंबर 8। और जो चैप्टर नंबर 9 है वो साक्ष्यों के विषय में है 118 से 134 तक, और चैप्टर जो 10वां है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में 135 से 166 तक। और जो चैप्टर 11 है उसमें सिर्फ ओनली 1 सेक्शन दिया है 166, जो उसकी साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये जो 11 चैप्टर्स दिए गए हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन चैप्टर्स का नाम भी आप याद कर लें और किस चैप्टर में क्या दिया गया है और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिए गए हैं, तो इनको आप 1-2 बार देख लें। साक्ष्य विधि जो है वो किसी तथ्य को साबित करने, गवाहों के परीक्षण से संबंधित नियम, जैसे कि कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, इससे संबंधित नियम का प्रतिपादन साक्ष्य विधि में किया गया है। इस प्रकार जो साक्ष्य विधि है वो प्रक्रिया विधि कहलाती है, परंतु इसका एक उद्देश्य तथ्य को साबित करने से संबंधित नियम को प्रतिपादित करना भी है। साक्ष्य विधि जो मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है यानी प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं, जैसे कि जो स्टॉपेल का है दिया गया है विबंधन का सिद्धांत, वो सारवान विधि का एक अंश है। धारा जो 1 है वो संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ को बताती है। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो एविडेंस एक्ट के बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थे। तो अब हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 1 हम लोग देखेंगे कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, ये अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा तथा सभी न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल होंगे, परंतु ये निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा, जैसे कि नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, शपथ पत्र मध्यस्थ जम्मू एंड कश्मीर, तो इन पर ये लागू नहीं होगा। परंतु आप लोगों को एक चीज़ स्मरण में रखनी है कि इसके संबंध में जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रावधान जो दिए गए हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो शब्द था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, उसको विलोपित कर दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जो साक्ष्य विधि है वो जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और शपथ पत्र के बारे में 1 जुलाई 2002 से जो सीपीसी में प्रावधान दिए गए हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 जो था, उसमें 1 जुलाई 2002 से जो प्रवर्तन में आया है, उसमें शपथ पत्र के रूप में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है, परंतु उसमें एक कंडीशन ही लगाई गई है कि जब न्यायालय के द्वारा विशेष रूप से उसके लिए आदेश किया गया, अनुज्ञा दी गई हो, तभी वो शपथ पत्र है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ शपथ पत्र इसमें शामिल नहीं है। तो आप लोगों को जो सेक्शन 1 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें पूछ दिया जाता है कि एविडेंस एक्ट है किस किस पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये जो है निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको पहले 7 चीज़ें दी गई थी, तो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई है, और जो एफिडेविट है आपका शपथ पत्र, ये न्यायालय की विशेष अनुज्ञा से इस पर भी लागू हो सकता है। परंतु जो अभी 6 चीज़ें हैं इनको आपको याद में रखना है। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको ये 2 याद रखने हैं, नेशनल नेवल डिसिप्लिन एक्ट और इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट। बाकी ये आपको 4 ये याद रखना है, ऐसे आर्मी, ऐसे एयरफोर्स, ऐसे एफिडेविट, ऐसे आर्बिट्रेटर, यानी कि 4 टाइम ये है, इनको आपको याद रखना है। आर्मी, एयरफोर्स, एफिडेविट, आर्बिट्रेटर। जम्मू एंड कश्मीर पर 31 अक्टूबर 2019 से एविडेंस एक्ट लागू हो गया है। तो ये जो सेक्शन 1 था, इसके जो इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स थे इनको हमने देखा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 2। जो सेक्शन 2 है इसको सन 1938 में निश्चित कर दिया गया है। तो प्री में कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सेक्शन 2 को साक्ष्य अधिनियम में कब विलोपित किया गया है, कब निश्चित किया गया है, यानी कब रिपील्ड किया गया है। तो ये क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। तो निर्वचन खंड इंटरप्रिटेशन क्लास दी गई है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, तब तक कि अधिनियम में वर्णित निम्न शब्द और पदों का भाव उसी भाव में प्रयोग किया जाएगा जो दिया गया है। इसमें 10 परिभाषाएं दी गई हैं। पहले में दिया गया कोड, फैक्ट, रेलिवेंट, फैक्ट इन इशू, और प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया, और एविडेंस, डॉक्यूमेंट। ये 10 चीज़ें दी गई हैं। इन 10 परिभाषाओं को आपको टिप्स पे रखना है, क्योंकि प्री में इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।
और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेंस में भी इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो पहला जो है न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत है कि इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं, तो सभी न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट और जिनको साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है वो व्यक्ति, परंतु इसमें न्यायालय में मध्यस्थ को शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सेप्ट मध्यस्थ छोड़ करके सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिनको साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है वो न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। और जो तथ्य की परिभाषा तो साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है, परंतु बताया गया है कि तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि भौतिक और मानसिक दो तथ्य आते हैं। तो भौतिक तो ऐसे तथ्य होते हैं जैसे कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था हो या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य किया जा सके, और मानसिक जो होती हैं कि जिसको कि दिमाग से या किसी भी इसका भान करके या महसूस करके किया जा सके, तो वो मानसिक तथ्य कहलाते हैं। तो दो प्रकार के तथ्य होते हैं, भौतिक और मानसिक। तीसरा है सुसंगत, रेलिवेंट को बताता है। रेलिवेंट की परिभाषा एविडेंस में नहीं दी गई है, सिर्फ इसको बताया गया है कि रेलिवेंट कौन से तथ्य होंगे। तो ऐसे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार से संबंधित हैं जिनका कि वर्णन धारा 5 से 55 तक में किया गया है, वो ग्राह्य भी होंगे और सशक्त के रूप में वो सुसंगत होंगे, तो वो रेलिवेंट कहलाएंगे। विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू जो हैं, इनका जो आशय है कि इसके अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रत्याख्यान या प्राख्यान किसी अधिकार या दायित्व या नियोग्यता के अस्तित्व, अनास्तित्व या प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य होती हो, तो ऐसे तथ्य जो है विवादक तथ्य कहलाते हैं। तो जो फैक्ट इन इशू हैं इन्हीं के ऊपर प्रायः जो केस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो केस होता है उसमें जब तक कि फैक्ट इन इशू नहीं होगा तब तक वो केस नहीं होगा। तो जो पूरा केस डिपेंड होता है वो इन्हीं पर बेस होता है। तो मेन चीज़ सभी केस में फैक्ट इन इशू होते ही होते हैं, जो कि अधिकार या दायित्वों के बारे में बताते हैं कि किस अधिकार से आप आए हैं, कि किसके राइट्स का उल्लंघन हुआ है, किसकी लायबिलिटी बनती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फैक्ट इन इशू हैं। नेक्स्ट जो है 5 दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई भी विषय विपरीत है जो कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों में से एक या एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, तो कोई भी विषय जिसकी अभिव्यक्ति अभिलेखन बनाने के प्रयोजन से की गई है या उसका प्रयोग जो है दस्तावेज के रूप में किया जा सके, तो दस्तावेज कहलाता है। तो एविडेंस में जो सेक्शन 3 है इसमें डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है, और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 29 में भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। तो जो परिभाषा है वो सेम है, आप याद कर लें, इसमें भी लिख सकते हैं और उसमें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 6 जो है कि साक्ष्य, एविडेंस की परिभाषा भी अधिनियम में नहीं दी गई है, सिर्फ बताया गया है कि एविडेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं, जबकि एविडेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके प्रकार के बारे में बताया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि साक्ष्य से क्या अभिप्रेत है। तो इसके अंतर्गत जो है मौखिक साक्ष्य आते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य आते हैं, और भी साक्ष्य के कई प्रकार हैं। तो जो मेन जो हैं मौखिक और दस्तावेजी यानी ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जांचाधीन तथ्यों के संबंध में साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष किया गया कथन मौखिक साक्ष्य कहलाता है। जब कोई भी साक्षी जो है न्यायालय के समक्ष मौखिक बयान करता है तो जो उनका परीक्षण होता है तो वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और दस्तावेजी साक्ष्य हैं कोई भी ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जो तो या तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, जो कि जांच करने के संबंध में न्यायालय के परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। और कई भी साक्ष्य के प्रकार हैं जिनका वर्गीकरण हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं कि जैसे कि हमने देखा पहला मौखिक, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, जुडिशरी एविडेंस, नॉन जुडिशियल या एक्स्ट्रा नॉन जुडिशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस, पर्सनल एविडेंस, हेरसे एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो हैं ये सब साक्ष्य के प्रकार हैं। साक्ष्य की जो सूची है उसको हम लोग देख लेते हैं कि साक्ष्य सूची में क्या क्या आते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और हत्या में प्रयोग किए गए औजार, जैसे कि मृत्युकालीन कथन या सिक्योरिटी में रखा गया कोई भी टेप रिकॉर्ड। इसको सिक्योरिटी में रखे गए टेप रिकॉर्ड के बारे में राम सिंह बनाम राम सिंह 1986 सुप्रीम कोर्ट के मामले में साक्ष्य कहा गया था। तो ये सब जो है साक्ष्य सूची में आते हैं। और कौन से आ सकते हैं कौन से नहीं, तो ये स्वीकृति संस्वीकृति CRPC सेक्शन 313 के अंतर्गत साक्ष्य में मान्य हो भी सकती है और उसको कभी कभी नहीं भी किया जा सकता है। पंचनामा FIR जो है ये साक्ष्य में नहीं आती है। न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत जो ज्ञान के संबंध में उनके द्वारा जो कथन किए गए हैं वो साक्ष्य में नहीं आते हैं, सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो ऐसा साक्ष्य जो कि विवादित तथ्यों पर प्रभाव न डालकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहलाता है। इसके बारे में केसला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में ये कहा गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में 5 स्वर्णिम सिद्धांत जो गोल्डन रूल दिए गए हैं वो ये थे कि जो परिस्थितियां हैं वो निश्चायक होनी चाहिए। दूसरा है कि परिस्थितियां प्रत्येक कल्पना को समाप्त करने वाली हों, और जो तीसरा है तथ्य को काल्पनिक नहीं होना चाहिए, और जो चौथा है कि साक्ष्य जो है एक श्रृंखला में होने चाहिए, यानी कि उनकी जो कड़ी है वो टूटती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, सीक्वेंस बनना चाहिए उनका। और परिस्थितियां जिसकी की आपराधिकता की पुष्टि होती है ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से साबित ना की गई हों, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्वर्णिम सिद्धांत दिए गए थे, 5 स्वर्णिम सिद्धांत का नियम जो दिया गया था शरद बिरदीचंद शारदा बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिया गया था कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के संबंध में था, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो किस परिस्थितियों में ग्राह्य होगा। तो जो परिस्थितियाँ दी गई हैं वो जो 5 सिद्धांत दिए गए थे इन पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट है साबित, प्रूव्ड। कोई भी तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय को अपने समझ विचाराधीन तथ्यों पर विश्वास करना है, या तथ्य की वो तथ्य जो है जिस पर विश्वास करना है वो अस्तित्व में है। दूसरा कि विशेष मामलों की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को जो प्रूडेंट मैन है वो इस अनुसार अनुमान पर कार्य करेगा, या उसको कार्य करना चाहिए कि ऐसा जो तथ्य है वो अस्तित्व में है, तो तथ्य को साबित माना जाएगा। ना साबित, डिस्प्रूव्ड, कोई भी तथ्य ना साबित जब माना जाता है यदि न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात ये या तो ये विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, या फिर अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है। एक होता है संभाव्य, एक होता है अधिसंभाव्य, यानी इसकी संभावना ज़्यादा है। तो विशिष्ट मामलों और परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति के अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है, तो वो डिसअप्रूव्ड माना जाएगा, ना साबित। साबित नहीं हुआ का ये मीन्स है कि कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है कि ऐसा तथ्य जो ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है, तो वो साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। जो नेक्स्ट है वो भारत इंडिया के बारे में बताता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लें, क्योंकि जो भारत की जो परिभाषा है वो भी बदल गई है कि भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। ये जो परिभाषा है वो पूर्व की है, परंतु 5 अगस्त 2019 को एवं 31 अक्टूबर 2019 से जो भारत के राज्य क्षेत्र की संपूर्ण सीमाएँ हैं, जो इनकी सीमाएँ थी वो भारत के संदर्भ में हैं। तो जो नई परिभाषा भारत की बनती है वो इंडिया के संबंध में ये है कि भारत से भारत के राज्य क्षेत्र की संपूर्ण सीमाएं जो भारत के संदर्भ में हैं वो अभिप्रेत हैं, यानी जम्मू कश्मीर को भी सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 4, जो कि प्रिजम्पशन के बारे में बताता है। ये एक प्रकार का अनुमान है जो कि किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर न्यायालय करते हैं। तो प्रिजम्पशन है वो प्रायः जो है 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तीसरा है मिक्स्ड प्रिजम्पशन, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण। तो हम लोग पहले उपधारणा को देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की जो उपधारणाएं हैं, तो तथ्य की उपधारणा का क्या तात्पर्य है कि एक तथ्य के अस्तित्व के आधार पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व में होने की कल्पना करना जो है उपधारणा कहलाती है, जो कि मानवीय विवेक पर आधारित होती है। ये जो उपधारणाएं हैं वो सदैव खंडनीय होती हैं। ये सामान्यतः शब्द जो है मैं प्रिज्यूम यानी उपधारणा कर सकता है से उद्भूत होती हैं। एक होता है सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि करना ही करना है, और मैं प्रिज्यूम का मतलब ये होता है कि मान भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो विधि की उपधारणाएं होती हैं इनको जो है न्यायालय को मानना ही पड़ता है, तो ये कंक्लूसिव होती हैं। और कुछ जो मिक्स उपधारणाएं होती हैं वो कंक्लूसिव भी होती हैं और नॉन कंक्लूसिव भी होती हैं, यानी उनको मान भी सकते हैं न्यायालय और नहीं भी मान भी सकते हैं, यानी खंडनीय भी होती हैं और अखंडनीय भी होती हैं। खंडन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, तो मिश्रित उपधारणाएं होती हैं। तो विधि की उपधारणाएं हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर एक तथ्य के अस्तित्व में होने पर दूसरे तथ्य के होने का अनुमान न्यायालय विवेक विधिक नियमों के आधार पर करते हैं, तो विधि की उपधारणा कहलाती है। ये मानवीय विवेक का विषय ना होकर के ये विधिक सिद्धांतों का विषय है। और विधि की जो उपधारणा है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो ये खंडनीय भी हो सकती है और अखंडनीय भी हो सकती हैं। तो इन शब्दों की अभिव्यक्ति जो है सेल्फ प्रिज्यूम से होती है, यानी उपधारणा करेगा से होती है। अखंडनीय उपधारणाएं ऐसी उपधारणा जिनका खंडन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मृत्यु की उपधारणा दी गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में दी और 107 में दी गई जीवन की उपधारणा। तो 108 जो मृत्यु की उपधारणा है वो खंडनीय उपधारणा है। धर्मजत्व की उपधारणा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में दी गई है, इसका खंडन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। यानी 280
दिन के भीतर विवाहित स्थिति के दौरान में यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है तो वो जरज माना जाएगा, परंतु हस्बैंड उसको खंडित भी कर सकता है। तो कब कर सकता है, उसको उन परिस्थितियों को साबित करना होगा जो विधि के अंतर्गत दी गई हैं कि 280 दिन के भीतर उसकी जिस समय उसका गर्भाधान किया सकता था उसकी एक्सेस उसके पास नहीं थी, यानी वो उसकी पहुंच नहीं थी जब वो गर्भाधान किया जा सकता था, तो ये खंडनीय भी हो सकती है। तो उसका खंडन किया जा सकता है, विधि के उपबंधों के द्वारा ही किया जाएगा, इसके अलावा कोई भी खंडन नहीं किया जाएगा। विधि की उपधारणाएं होंगी। अखंडनीय उपधारणाएं भी होती हैं ऐसी उपधारणाएं जिनका खंडन नहीं हो सकता है। इनकी अभिव्यक्ति से शब्द है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग आईपीसी का सेक्शन 82 ले लेते हैं, डोली इन कैपेक्स, यानी 7 वर्ष से कमाए के शिशु का कार्य जो है वो कार्य आपराधिक कार्य नहीं होता है, नहीं माना जाएगा। तो ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। पूर्व न्याय निर्णय के सिद्धांत जो हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में दिए गए हैं। रेस जुडिकेटा, विबंधन का सिद्धांत स्टॉपेल भारतीय शासनिक धारा 115 में दिया गया है। तो ये जो है अखंडनीय उपधारणा है, इनका खंडन नहीं हो सकता है। और जो मिश्र प्रिजम्पशन है, मिश्रित उपधारणा है। यद्यपि कुछ ऐसी उपधारणाएं होती हैं जो कि तथ्य की उपधारणा होती हैं, परंतु कुछ किसी कारण विशेष से या नीतिगत नियमों के कारण उन्हें विधिक उपधारणा के रूप में घोषित किया गया है। इसकी जो अभिव्यक्ति है वो उपधारणा करेगा या निश्चायक सबूत के रूप में होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीवन की उपधारणा 107, मृत्यु की उपधारणा 108, धर्मजत की उपधारणा 112। तो इनका जो खंडन है वो किया भी जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो वो विधिक नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। तो उपधारणा कर सकेगा यानी कि मैं प्रिज्यूम, जहाँ कहीं पर भी इस अधिनियम में ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, मैं प्रिज्यूम, तो न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मान सकता है या उसके स्वरूप की मांग कर सकता है। उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम जो है, जहाँ कहीं पर भी इस अधिनियम में ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी ऐसे तथ्य की उपधारणा करेगा तो उसको सेल्फ प्रिज्यूम, तो वहाँ पर न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि उसे साबित ना कर दिया गया हो और सबूत की मांग नहीं करेगा। निश्चायक सबूत ये होता है कि कंक्लूसिव प्रूफ किसको कहते हैं, जहाँ कहीं पर भी इस अधिनियम में ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य को निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ मान सकता है, वहाँ पर न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और ना साबित करने के प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान नहीं करेगा। यानी कंक्लूसिव प्रूफ जिसको मान लिया जाएगा उसको साबित करने के ना साबित करने के प्रयोजन के लिए न्यायालय जो है आज्ञा परमिशन नहीं देगा। तो हम लोगों ने उपधारणाओं के बारे में समझा। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक था आपका प्रिजम्पशन वाला, ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन आपका बनता है कि उपधारणा से आप क्या समझते हैं, उपधारणा का तात्पर्य क्या है, उपधारणा का क्या अर्थ है, उपधारणा को किस धारा में परिभाषित किया गया है, वह उपधारणा के प्रकारों की चर्चा करें। तो जो प्रकार हम लोगों ने देखे कि 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि विधि की उपधारणा तथ्य की उपधारणा में क्या अंतर है। तो आप लोगों को बता दें कि प्री एवं मेंस एग्जाम दोनों को एक साथ कैसे तैयार करना है। तो जो दोनों को एक साथ करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जब कभी भी आप कोई भी एक्ट पढ़ें तो सबसे पहले उस एक्ट के कंसेप्ट को क्लियर करें, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चाहे प्री एवं मेंस एग्जाम कोई भी हो, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एविडेंस एक्ट का देखा कि इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमने सेक्शन 4 को पढ़ा। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि इसमें 3 प्रकार की उपधारणाएं दी गई हैं। पहला विधि की, दूसरा तथ्य की, तीसरा मिक्स्ड प्रिजम्पशन। यानी तथ्य की उपधारणा में प्रिज्यूम और विधि की जो उपधारणा है वो सेल्फ प्रिज्यूम, और किन उपधारणाओं का खंडन हो सकता है और किन का नहीं खंडन हो सकता है, और कौन सी जो है मिक्स्ड प्रिजम्पशन के अंतर्गत आती हैं, मिश्रित उपधारणाएं आती हैं। तो हम लोगों ने डिटेल से जो है इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस टॉपिक को हम लोगों को डिस्कस करने के बाद हम लोग आसानी से नोट्स को हम लोग मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शॉर्ट में, संक्षेप में नोट्स को लिख लेना है। जब भी कोई सेक्शन पढ़ना है तो उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को लिख ले, ताकि वो आपके प्री एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो है मेंस एग्जाम उसमें भी काम आ जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपका जो बन जाएगा कि उपधारणा से आप क्या समझते हैं, उपधारणा के कितने प्रकार हैं, विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा में क्या अंतर है। तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी परीक्षाओं में, ज़्यादातर जुडिशरी के, एपीओ के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग तथ्य की एवं विधि की उपधारणा में अंतर को देख लेते हैं कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो न्यायालय इसमें है अपने विवेक का प्रयोग करने में स्वतंत्र होते हैं।
परंतु जो विधि की उपधारणाएं हैं इसमें जो न्यायालय हैं वो अपने विवेक का प्रयोग करने के स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि ये विधि पर आधारित होती हैं। तो जो तथ्य की उपधारणा है वो मानवीय विवेक पर आधारित होती हैं, और जो विधि की उपधारणा है वो विधिक नियमों पर आधारित होती हैं। और जो तथ्य की उपधारणा है वो सदैव इनका खंडन हो सकता है, क्योंकि ये खंडनीय होती हैं। और जो विधि की उपधारणा है उनका खंडन नहीं किया जा सकता, ये अखंडनीय होती हैं, क्योंकि ये विधिक नियमों पर आधारित होती हैं। तथ्य की उपधारणा जो है इसको न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और जबकि विधि की उपधारणाओं को न्यायालय मानने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि ये विधि पर आधारित होती हैं, विधिक नियमों। तथ्य की जो उपधारणा है वो तर्क शक्ति इसमें विद्यमान होती है। विधिक नियमों की जो उपधारणा है उसमें नियमों की शक्ति विद्यमान होती है, तर्क की शक्ति विद्यमान नहीं होती है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस थे हम लोगों ने उपधारणा, विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा में देखें। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का शुरू होता है 5 से 55 तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तो हम लोग सेक्शंस वाइज इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे बीच बीच में कि कौन सा टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तथ्यों की सुसंगति के विषय में जो धारा 5 से 55 तक में दिया गया है, तो पहला है सुसंगता रिलेवेंसी धारा 5 से 55, और जो ग्राह्यता के संबंध में है एडमिसिबिलिटी के बारे में धारा 136 में दिया गया है। तो साक्ष्य जो सिर्फ हैं सुसंगत तथ्यों और विवाद तथ्यों का ही दिया जाएगा, क्योंकि धारा 5 से 55 में सुसंगत होने चाहिए, इसके अलावा किसी अन्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये जो धारा 5 है वो स्पष्ट करती है। तो धारा 5 के अनुसार साक्ष्य विवादित तथ्य तथा सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्रवाई में विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है, किसी अन्य का नहीं। इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है इससे स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। यह धारा है वो किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने योग्य नहीं बनाएगी जिनमें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन किसी उपबंध के द्वारा साबित करने से निर्धारित कर दिया गया है। पहला कि उपरोक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि जिस तथ्य का साक्ष्य दिया गया है उसे तथ्य को सुसंगत और विवादक होना चाहिए, यानी रेलिवेंट और फैक्टिंग इशू होना चाहिए। तथ्य साक्ष्य में दिए जाने के लिए प्रतिबंधित भी नहीं होना चाहिए, वो जो है साक्ष्य दिया जा सकेगा। इस नियम के भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे धारा 6 है रेस चेस्टे, एक ही समयवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताता है। और जिससे धारा 11 है पिलिया फेली बाई, जो तथ्य सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होंगे। और जो है बुरे सील का साक्ष्य, ऐसे तथ्य जो विशेषज्ञों की राय का खंडन करते हैं, अधिक संभाव्यता को दर्शित करने वाले तथ्य जो हैं ये अपवाद के स्वरूप हैं। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि समस्त तथ्य जो सुसंगत हैं उनका ग्राह्य होना जरूरी नहीं है, और जो तथ्य ग्राह्य हैं वो सुसंगत हों ये जरूरी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके संबंध में केस लॉ जो है राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य 1998 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ऐसे जो समस्त तथ्य हैं वो ये जरूरी नहीं कि सुसंगत हैं तो वो ग्राह्य हों, और जो ग्राह्य हैं वो ये जरूरी नहीं कि सुसंगत हों। तो धारा 6 जो है एक ही समयवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो कि रेस चेस्टे के सिद्धांत के नाम से विख्यात है। ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो केस लॉ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपका। तो जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी किसी विवादित तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समयवार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समय और स्थानों पर घटित हुए हों। रेस चेस्टे आंग्ल विधि का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि प्रसंगत समयवार के समस्त घटित होने वाले ऐसे तथ्य और परिस्थितियां जो घटना के साथ स्वतः या अनिच्छिक रूप से घटित हो जाते हैं। तो भारतीय विधि में रेस चेस्टे का जो सिद्धांत है वो धारा 6 में ही लागू नहीं होता है, कई अन्य धाराएं हैं उस पर भी जो है रेस चेस्टे का सिद्धांत प्रभावी होता है। जैसे धारा 6 है, 6 में तो है रेस चेस्टे से, 7 है, 8 है, 9 इसमें भी सुसंगत होते हैं। धारा जो 6 है वो सिर्फ रेस चेस्टे के सिद्धांत का एक उदाहरण है। इसके जो इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं उनको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे आर्य मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 का है, सांबल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस क्वीन, आर वर्सेस क्रिश्चियन, आर वर्सेस पोस्टर, ये जो हैं सेक्शन 6 से रिलेटेड केस लॉ हैं। तो इससे जो क्वेश्चंस आपके मेंस में बनते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम बेस्ड बनते हैं, और कब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई बार परीक्षाओं में यूपी, एमपी और बिहार में पूछा जा चुका है कि रेस चेस्टे का क्या अर्थ है और रेस चेस्टे के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसका जो आंसर है आप आसानी से दे सकते हैं विद केस लॉ। धारा 7 है वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम है। तो जो धारा 7 है इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऑकेजन, काज और इफेक्ट, प्रसंग हेतु परिणाम। तो वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम है, तो ये शॉर्ट में वे तथ्य जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतु परिणाम वस्तु की स्थिति को दर्शित करते हैं, तो विवादित तथ्य कहलाते हैं। धारा 8 हेतु तैयारी, पूर्व का या पश्चात का आचरण। तो धारा 8 में भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एवं कंडक्ट।
तो हेतु तैयारी आचरण, और धारा जो 9 है सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों के बारे में बताती है। तो वे तथ्य जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण, पुनः स्थापन, समर्थन या खंडन या अन्यथा सामान्य समय या स्थान को स्थापित करते हैं, और जिस समय या विवादित तथ्य घटित हुए हैं या पक्षकारों के मध्य संबंध को दर्शित करते हैं। धारा 10 है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी के द्वारा कही गई या की गई बातें। तो षड्यंत्रकर्ता के द्वारा कही गई, लिखी गई, की गई बातें जो हैं वो अभिकरण के सिद्धांत के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि षड्यंत्रकर्ता के द्वारा कही गई बातें हैं। इसके जो संबंध में केसला है आर बनाम ब्लैक का और मिर्जा अकबर बनाम सम्राट का। धारा 11 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं कब सुसंगत हैं। तो यदि किसी तथ्य जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं या तथ्य स्वयं में या अन्य तथ्यों के संसर्ग में हैं और किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनास्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव या अनाधिसंभाव बनाते हैं तो सुसंगत हैं। धारा जो 11 है अन्य उपस्थिति प्ली ऑफ एलिवाई के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो इम्पोर्टेंट केसला है दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। धारा 12 नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथा तथ्य जो है वो सुसंगत हैं। जिन वादों में नुकसानी का दावा किया गया है उनमें न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए समर्थ होते हैं से संबंधित कोई भी तथ्य सुसंगत होगा। धारा 13 जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रसंग है तो तब सुसंगत तथ्य अधिकार रूढ़ी के संबंध में कोई भी समव्यवहार या विशिष्ट व्यवहार की सुसंगता। धारा 14 है मन की या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदनाओं का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। तो वे तथ्य जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य के मन की दशा को, शरीर की दशा को, शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य हैं वो सुसंगत होंगे। मन की दशा से ये तात्पर्य है कि आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, दिवालिया, गुडविल आदि ख्याति जो हैं वो मन की दशा के अंतर्गत आते हैं। धारा 15 है कार्य आकस्मिक या शास्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो ऐसा कार्य जो आकस्मिक दुर्घटना या अशास्य पर प्रभाव डालने वाले तथ्य जो हैं वो आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। धारा 16 कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। तो ऐसे तथ्य जो कारोबार के अनुक्रम को दर्शित करते हैं उन तथ्यों को सुसंगता है, जैसे कि खाता बही को तैयार करना है, पत्र लिख करके पोस्ट करना है, तैयारी जो डायरी है उसकी तैयारी करना है आदि जो है। इसकी जो इम्पोर्टेंट मैगजीम है कि फाल्सस उनो फाल्सस इन ओमनिबस। धारा 16 की जो मैगजीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एडमिशन से रिलेटेड है स्वीकृति। ये प्री एवं मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धारा 17 से 23 एवं 24 से लेकर जो 30 तक दी गई हैं और 32 तक, तो जितनी भी धाराएं दी गई हैं जैसे कि आपका जो एडमिशन है, कन्फेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, ये जो टॉपिक हैं आपके प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो स्वीकृति की जो परिभाषा है वो धारा 17 में दी गई है। तो पहले हम लोग स्वीकृति की परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्वीकृति विवादक या सुसंगत तथ्यों का ऐसा अनुमान है। स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो कि किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान को इंगित करती है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जो कि धारा 18, 19, 20 में हो। धारा 18 पहला है कि बात के पक्षकार के द्वारा, उनके अभिकर्ता या प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा, प्रतिनिधि बातकर्ता, न्यायसी बात मित्र आदि के द्वारा, हितवत पक्षकार जिनका हित बात विषयों में है जिससे कि हित व्युत्पन्न हुआ है। धारा 19 वे व्यक्ति जिनकी स्थिति बात के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है जबकि वे उस परिस्थिति को होल्ड करते हों। धारा 20 के अंदर ऐसे व्यक्तियों का कथन जिनके विरुद्ध साबित किया जाना है। उपरोक्त वर्णित धाराओं में 7 व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति की जा सकती है जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान जो कि मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है स्वीकृति है, ये कहा जाएगा। स्वीकृति की जो सुसंगतता है रिलेवेंसी ऑफ एडमिशन धारा 21 से 23 स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य होती है। इसका जो रूल है नियम की स्वीकृतियां उन्हें करने वाले या उनके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध सुसंगत होती हैं और उन्हें साबित की जा सकती हैं। इस नियम के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 32 है कि यदि स्वीकृति इस प्रकार की है कि करने वाले की मृत्यु होने पर धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत हो सकती थी। दूसरा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 14 है यदि कथन जो है स्वीकृति का संबंध उसे करने वाले व्यक्ति की मन या शरीर की किसी सुसंगत या विवादित दशा के संदर्भ में है। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 22 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। तो ये जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों के बारे में पूछ रहा है कि रिलेवेंसी उनकी क्या है। दस्तावेज की जो अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती हैं, ये
ये सीधा नियम है, और परंतु इस नियम के भी दो अपवाद हैं जहाँ दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार वहाँ पर मौखिक स्वीकृति दस्तावेज की अंतर्वस्तु में सुसंगत होगी, और जहाँ पर दस्तावेज का असली होना प्रसंगत है तो वहाँ पर मौखिक स्वीकृति को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसके जो दो अपवाद हैं दस्तावेजों की अंतर्वस्तु की रिलेवेंसी के बारे में कि इसमें मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होंगी, सामान्यतः तो सुसंगत नहीं होती हैं, परंतु अपवाद के अंतर्गत सुसंगत हो सकती हैं। धारा 22 ये है कि कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के संबंध में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, ओरल एनिमेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका भी जो नियम है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृति है ये भी सुसंगत नहीं है। इसके भी एक्सेप्शन है, ये सुसंगत हो सकती है यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रसंगत है तो सुसंगत हो सकती है। धारा 23 ये कहती है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ का सुसंगत हैं। तो धारा 23 आपको याद रखना है कि ये सिविल मामलों में लागू होती है। जैसा कि लिखा है कि सिविल मामलों में की गई स्वीकृति सुसंगत नहीं होती है यदि वो इस शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में की गई है कि जिससे न्यायालय ये अनुमान कर सकता है कि पक्षकार इस मामले में परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका जो साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। धारा 23 का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि पक्षकारों को समझौता करके अपने मामलों का निपटारा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है बिना प्रतिकूल प्रभाव के। शब्दों का जो अर्थ है कि धारा 23 जो है सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होगी। केस लॉ एक जो है कि बाकर बना बिल्सर का मामला है। तो हम लोग देखते हैं संस्वीकृति, ये भी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स हमने एक वीडियो बनाया था एविडेंस पे एडमिशन से रिलेटेड, उसमें हमने आपको बताए थे कि जैसे हमने एडमिशन को पढ़ लिया है, देख लिया है, तो जो हमने एडमिशन को संक्षेप में समझा तो आप उसको मेंस में कैसे लिख सकते हैं। इससे कि पहला जो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि स्वीकृति का क्या अर्थ है, स्वीकृति की परिभाषा दीजिए, स्वीकृति क्या है, तो स्वीकृति कौन कर सकता है। हमने देखा 18, 19, 20 में स्वीकृति कौन कौन कर सकते हैं, एवं स्वीकृति कितने प्रकार से की जा सकती है उसको भी हमने देख लिया। स्वीकृतियों के ग्राह्य करने के क्या कारण हैं, तो मौखिक स्वीकृति धारा 22-23 में स्वीकृतियाँ मतलब संगत नहीं है, परंतु उनके जो अपवाद के अंदर उनके अंदर देख लिया हम लोगों ने। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में ये भी हमने देख लिया, कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु संबंधित मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती हैं, ये भी 22A में देख लिया। सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन उनके भी एक्सेप्शंस के अंतर्गत हम लोगों ने धारा 23 में देख लिया। स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर है, तो हम लोग जब संस्वीकृति को पढ़ेंगे तो स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर को भी आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम बेस होते हैं वो भी बन सकते हैं। तो यदि आपने इस तरीके से शॉर्ट में नोट्स को तैयार कर लिया है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस एडमिशन के टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप आसानी से उसको क्वेश्चन को करके आएंगे। यदि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चंस वाइज पढ़ने बैठ गए कि ये क्वेश्चन को आपने तैयार किया और उसके आप अपने फैक्ट्स लिखे, क्वेश्चंस नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या लिखना है। तो आप जब भी तैयारी करने बैठें तो टॉपिक वाइज तैयारी करें, पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि एक एक क्वेश्चंस के उत्तर लिख करके उनकी तैयारी करना चालू करें। तो हमारा तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जब भी तैयारी करें तो पूरा कंप्लीट टॉपिक को पढ़ें और संक्षेप में नोट्स आप बना लें ताकि आपके वो प्री में भी काम आए और मेंस में भी काम आए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे कन्फेशन, संस्वीकृति, जो कि 24 से 30 में दी गई है। संस्वीकृति की सुसंगतता जो है 24 से 29 तक में दी गई है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। सन 1939 से पहले जो सर स्टीफन की जो स्वीकृति की परिभाषा है उसको आपराधिक मामलों में संस्वीकृति कन्फेशन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। सन 1939 के बाद पाकला नारायण स्वामी के बाद में संस्वीकृति की परिभाषा को दिया गया। उसके बाद सन 1952 में पलविंदर कौर के मामले में संस्वीकृति को स्पष्ट भी किया गया। तो जो संस्वीकृति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है सा प्लस संस्वीकृति, यानी अपराध की पूर्व स्वीकृति या उन सभी तथ्यों की स्वीकृति जिससे कि मिलकर अपराध बनता है। ये अपनी प्रकृति से एकदम निश्चायक होती है। धारा 24 उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत है। न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त की संस्वीकृति जो कि उसके विरुद्ध आरोप के बारे में है वे किसी भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई है तो ऐसी संस्वीकृति सुसंगत नहीं की जाएगी। धारा 28 यदि
संस्कृति उत्प्रेरणा धमकी या वचन के प्रभाव के समाप्त हो जाने के पश्चात की गई है तो सुसंगत हो जाएगी। धारा 24 का जे नेक्स्ट अपोजिट जो है वो धारा 28 में दिया गया है कि उत्प्रेरणा धमकी या वचन के द्वारा कराई गई संस्कृति है वो कार्रवाई में कब विसंगत है, यानी ये विसंगत होगी यदि इनका जो प्रभाव समाप्त हो जाए, धारा 24 का प्रभाव समाप्त हो जाए तो वो धारा 28 में सुसंगत हो जाएगी। ये चीज़ कही गई है। तो आप 24 को करिए तैयार, आपका 28 ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसके संबंध में जो केस ला है जिससे निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य 1962 का केस ला है। कथन की संस्कृति जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति दो आधार पर हो सकती है। धारा 25 है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति का साबित ना किया जाना। तो पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्कृति को अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, स्पष्ट प्रावधान है। इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य 2015 का मामला है। धारा 26 कहती है कि पुलिस की अभिरक्षा कस्टडी में होते हुए अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति को उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। जो कोई भी पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति को कोई संस्कृति करता है जिसके विरुद्ध की गई है तो साबित नहीं की जाएगी। इसके जो अपवाद हैं, पहला है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में संस्कृति करता है तो वो ग्राह्य होगी। धारा 26 का यह अपवाद है। और धारा 27 में यह कहा गया है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता जो चला हो, यानी कोई व्यक्ति धारा 26 के अंतर्गत जिसे कहा गया कि पुलिस की अभिरक्षा में है और उसने कोई भी ऐसे तथ्य बताए जिनके उसके द्वारा बताए गए तथ्य का जो पता चला हो, तो वहाँ तक वो तथ्य साबित हो जाएंगे, वो संस्कृति में मान लिए जाएंगे, वो सुसंगत होंगे। तो धारा 27 जो है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी इसी के बारे में बताती है। तो सिर्फ उतनी ही साबित की जा सकेगी जितनी जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला हो, उसके अलावा अलग चीज़ों को साबित नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में जो केस ला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है। धारा 27 ये कहा गया कि धारा 24, 25, 26 का अपवाद एक्सेप्शन है। पुलकरी कोटैया बनाम एम्परर का मामला है। देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट का मामला। इसमें यह कहा गया था कि धारा 14 के आधार पर धारा 27 को चुनौती दी गई और धारा 27 को संवैधानिक माना गया था। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम ठिकालू का मामला था जो 1960 का, इसमें 20(3) के आधार पर धारा 27 चुनौती दी गई थी। धारा 27 को भी संवैधानिक इसमें भी माना गया था। श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला है और अबू थाकिर बनाम राज्य का मामला 2009 का। धारा 27 की जो प्रमुख शर्तें हैं वो ये हैं, या इसको प्रमुख एलिमेंट कहें या प्रमुख शर्तें कहें, कि जो कथन है वो अभियुक्त का हो और कथन पुलिस की अभिरक्षा में किया गया हो। कथन जो अभियुक्त का है उसने सुरक्षा से किया हो। अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन भी ना हुआ हो। इसकी जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम है वो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, उन्हीं तथ्यों को साबित किया जाएगा जो कि कन्फर्म किए गए हैं बताने वाले व्यक्ति के द्वारा। धारा 28 ये कहती है कि उत्प्रेरणा धमकी या वजन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्कृति सुसंगत होगी। धारा 24 में सुसंगत नहीं थी, धारा 28 में सुसंगत हो जाएगी। धारा 24 का नेक्स्ट जो है अपोजिट धारा 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अन्यथा सुसंगत संस्कृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। यदि धारा 24 का प्रभाव समाप्त हो जाए तो धारा 29 प्रभावी हो जाएगी। धारा 29 में यदि संस्कृति अन्यथा सुसंगत है तो ये निम्न कारणों से विसंगत नहीं होगी। पहला कारण जो है क्योंकि ये गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत की गई थी या प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई थी, मत्तता की अवस्था में की गई थी, ऐसे प्रश्न के उत्तर में की गई थी जिसके उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, संस्कृति से पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी कि अभियुक्त संस्कृति के लिए बाध्य नहीं है, यदि वे संस्कृति करेगा तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी। ये चीज धारा 29 में कही गई है। धारा 30 ये कहती है कि अन्यथा साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति हैं तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, ट्रायल हो रहा है, तो अन्य को प्रभावित करती है उसको विचार में लेने। तो जो सही अभियुक्त की संस्कृति है कि अक्यूज जो हैं उनकी संस्कृति को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचारणा में कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा तो एक ही अपराध हो, सेम ऑफेंस किया हो और उनका जो ट्रायल है वो एक ही अपराध के लिए हो रहा हो, सही संयुक्त विचारण हो रहा हो, कंबाइंड ट्रायल, तो अपराध को एक से अधिक ने किया हो और संयुक्त विचारण हो रहा हो, तब जो है सही अभियुक्त की संस्कृति है उसको विचार में लिया जा सकेगा। धारा 30 स्पष्ट करती है कि सही अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति को न्यायालय दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचारणा में ले सकता है। तो सही अभियुक्त एवं सही अपराधी में भी अंतर होते हैं कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे लिख के आ जाए कि सही अपराधी की संस्कृति क्या है वो सुसंगत हो सकती है और सही अभियुक्त की, तो आपको सही अभियुक्त एवं सही अपराधी में अंतर को समझ लेना है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 सही अभियुक्त
का सक्षम साक्षी नहीं होता ये कहा गया है, जबकि सही अभियुक्त जो है के द्वारा की गई संस्वीकृति किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होती है, परंतु जो भारतीय साक्ष्य नियम धारा 133 इस रीड विद सीआरपीसी का सेक्शन 306 313 है उसमें सह अपराधी के बारे में बताया गया है। तो सह अपराधी जो है एक सक्षम साक्षी होता है जिसको हम लोग सरकारी गवाह के रूप में भी जानते हैं। तो इसके द्वारा जो की गई संस्वीकृति है वो साक्ष्य में ग्राह्य होती है। सही अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होगा, तो इससे के संबंध में जो केस ला है वो वानी शाह बनाम किंग एम्परर का मामला है, 1949 प्रीवी काउंसिल के द्वारा दिया गया था। और कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है जो कि 1952 है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इस मामले में वानी शाह के मामले का जो समर्थन किया गया था और दिशा निर्देशों का उसी के आधार पर जारी किया गया। धारा 31 स्वीकृतियां जो है निश्चायक सबूत नहीं किंतु विबंध कर सकती हैं। तो स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत तो नहीं होती हैं किंतु अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उनका विबंध में परिवर्तित हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कन्फेशन के संबंध में जो टॉपिक देखा और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको देखा। अब इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम से एडमिशन का और जो कन्फेशन का टॉपिक है 17 से आप 31 तक की धाराओं को अच्छे से तैयार कर लें और फिर आप जो नोट्स दिए गए हैं इनको आप देख लें और आप इनको नोट कर लें, अपने हिसाब से भी अपनी राइटिंग में भी नोट करते जाएं और बेयर एक्ट को भी साथ में लेकर बैठें ताकि जो है आप लोगों को और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखता है, कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखता है तो उसको भी नोट कर लें। तो आपके जो इस तरीके से यदि आप नोट तैयार करते हैं तो आपके प्री मेंस दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे आई श्योर। तो मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं कन्फेशन से उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक है कन्फेशन और एडमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कन्फेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। संस्वीकृति की परिभाषा दीजिए, संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है, प्रत्याहारी संस्वीकृति से आप क्या समझते हैं, वापस ली जाने वाली संस्वीकृति के साक्षी मूल्य का पूर्ण रूप से विवेचना कीजिए, प्रत्याहार संस्वीकृति किसे कहते हैं, क्या प्रत्याहार संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जा सकता है, संस्वीकृति का क्या अर्थ है, न्यायिक तथा न्यायिकेतर संस्वीकृति में क्या अंतर है इसको बताइए, स्वीकृति एवं संस्वीकृति के साक्षी मूल्य क्या है, स्वीकृति एवं संस्वीकृति में क्या अंतर है, क्या न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त की दोषी सिद्धि की जा सकती है, संस्वीकृति कब विसंगत होती है और कब सुसंगत होती है, संस्वीकृति करने के क्या क्या कारण होते हैं इनकी व्याख्या करें, क्या पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति संस्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जा सकेगी, पुलिस हिरासत में अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इस नियम के कुछ अपवाद हैं उनका उल्लेख कीजिए। धारा 26 जो है अभियुक्त के द्वारा पुलिस हिरासत में की गई संस्कृति का क्या महत्व है, तो ये जो महत्व है कि सुसंगत नहीं होगी। धारा 26 पुलिस हिरासत में अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति के साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है, अभियुक्त से प्राप्त सूचना को विचारण में उसके विरुद्ध किस सीमा तक साबित किया जा सकता है। तो धारा 27 न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर स्पष्ट करें, केस ला दिए हैं उनको आप हवाला दे दें। कपट या गुप्त रखने के आधार पर प्राप्त संस्कृति की सुसंगतता का परीक्षण करें। धारा 29 सही अभियुक्त के किसे कहते हैं, क्या सही अभियुक्त की संस्कृति के आधार पर अन्य अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया जा सकता है, तो ये आपका धारा 30 से रिलेटेड हो गया। सही अभियुक्त की संस्कृति का क्या महत्व है व उपयोग क्या है, मौलिक साक्ष्य है कि नहीं है इसकी विवेचना करनी है। संस्कृति एवं स्वीकृति से आप क्या समझते हैं, इन दोनों के मध्य क्या अंतर हैं तो उनको आप बताइए। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस होते हैं, तो यदि आप उनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सेक्शंस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है कि धारा 32 और 32 के सब क्लास साथ दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो धारा 32 में ये है कि बे व्यक्ति या बे दशाएं जिनमें कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कथन जो कि सुसंगत हैं, जो व्यक्ति मर गए या मिल नहीं सकते हैं या कि पर्याप्त समय में न्यायालय में आ नहीं सकते हैं। तो धारा 32 जो है आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है, इसको रूल ऑफ नेसेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो धारा 32 ऐसे व्यक्तियों के कथन, चाहे वो व्यक्ति मौखिक हों या लिखित हों, उनके जो कथन है वो मौखिक लिखित कैसे भी हों, जैसे कि जो व्यक्ति मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं, जिनकी उपस्थिति न्यायालय में युक्त समय में नहीं हो सकती है, निम्न परिस्थितियाँ किए गए कथन वो हैं सुसंगत होंगे। तो परिस्थितियाँ कौन कौन सी, 7 परिस्थितियाँ, 8 जो परिस्थितियाँ दी गई उनके अंतर्गत पहला है कि कथनकर्ता का जो कथन है वो मृत्यु के कारण से है, यानी इसको मृत्युकालीन कथन जो है वो 32 सब क्लास 1 में दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। तो मृत्युकालिक जो कथन 32(1),
दूसरा जो है 32(2) में कारोबार के अनुक्रम में 3 जो है हित के विरुद्ध हो, और चौथा लोक अधिकार या रूढ़ी के संबंध में हो, पांचवा नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में हो, पारिवारिक कौटुंबिक बातों से संबंधित हो, सातवां है धारा 13A लोक अधिकार या रूढ़ी के संबंध में हो, और जो 8 है प्रसंगत बात से सुसंगत भावनाएं, भीड़ का कथन आदि जो हैं वो आते हैं। जो मृत्युकालीन कथन है 32 सब क्लास 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको DD के नाम से भी जानते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस होता है, मृतक ने मृत्यु से पूर्व अपनी मृत्यु के विषय में किया हो, मृतक की मृत्यु का जो कथन है वो प्रसंगत हो, कथन करते समय मृतक के मन में प्रतिशंका का होना आवश्यक नहीं है, ये कथन सिविल या आपराधिक दोनों मामलों में सुसंगत होता है। अनुश्रुत साक्ष्य जो है हर्ष एविडेंस साक्ष्य जो है आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम है नेमो मॉर्चरिस प्रीमेंटर मेंट्रे, जो केस ला है इंपॉर्टेंट इसके वो देख लेते हैं। जैसे पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर लीडिंग केस है धारा 32 सब क्लास 2 से डाइंग डिक्लेरेशन से। रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ MP, कुशालराव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, राजू देवड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, पाणीबेन बनाम गुजरात राज्य के मामले जो हैं धारा 32 संबंधित। धारा 33 है किसी भी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति क्या है, रिलीवेंसी को बताना है। तो साक्षी के द्वारा पूर्ववर्ती न्यायिक कार्रवाई में दिया गया कथन पश्चातवर्ती या न्यायिक कार्रवाई में साक्षी का कथन निम्न दशाओं में सुसंगत होगा। पहला धारा 32 पे दी गई परिभाषाओं के कारण साक्षी उपस्थित नहीं हो सका है या प्रतिपक्षी के द्वारा साक्षी न्यायालय से बाहर कर दिया गया है, तो जो कथन है वो निम्नलिखित परिस्थितियों में सुसंगत होंगे। दोनों ही कार्रवाइयों में पक्षकार एक ही हों या उनके प्रतिनिधि हों, दोनों ही कार्रवाइयों में एक ही विवादक प्रश्न हो, जब पूर्ववर्ती कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर प्राप्त हुआ हो। धारा 34 है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है। धारा 35 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। धारा 36 मानचित्रों चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 37 किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्यों के बारे में कथन की सुसंगति। तो ये जो सेक्शंस हैं जो आपको शॉर्ट में दिए गए हैं, सिर्फ ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी हेडिंग्स को याद कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग एडमिशन के टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि औपचारिक, अनौपचारिक, न्यायिक और न्यायिकेतर। स्वीकृति जो है यहाँ पर 4 प्रकार तरीके से हो सकती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, परंतु इसको 4 प्रकार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। संस्वीकृति के जो प्रकार हैं वो न्यायिकेतर, प्रत्याहारी संस्वीकृति से अभी बताया था। तो क्या होती हैं ये? जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो है, प्रत्याहारी संस्वीकृति जिसको हम लोग कहते हैं मुकरी हुई या वापस ली गई संस्वीकृति। औपचारिक स्वीकृतियाँ जो हैं ऐसी स्वीकृतियाँ जो कि न्यायिक कार्रवाई के दौरान की जाती हैं या सामान्यतः अभिवचन प्लीडिंग्स में प्रश्न के उत्तर के दौरान की जाती हैं। ये जो हैं स्वयं में एक अच्छा साक्ष्य होती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 से स्पष्ट है कि उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो स्वीकृतियाँ हैं न्यायिकेतर स्वीकृतियों से श्रेष्ठ होती हैं। नवीन दास बनाम रामदास नाम दलपत राम के मामले में चीज कही गई है। अनौपचारिक संस्वीकृति जो है ये प्रतिदिन के मानवीय क्रियाकलापों के साधारण वार्तालाप या पत्र व्यवहार आदि में की जा सकती है। ये जो है लिखित या मौखिक भी हो सकती है। ये किसी भी कार्यकलाप या लोभ से की जा सकती है। ये किसी के भी प्रति की जा सकती है। ये जो पति पत्नी के बीच भी हो सकती है। धारा 122 जो है रेम्पी बनाम DPP के मामले में निर्धारित किया गया है। न्यायिक संस्वीकृति जो है कि न्यायिक कार्रवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष की जाने वाली संस्वीकृति को न्यायिक संस्वीकृति, आरोप विरचित होने के बाद या अपराध की स्वीकृति या सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग। धारा जो है 21 चैप्टर 21 ये है CRPC का जो है प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है, जिसमें धारा 265A से 265L तक में दिया गया है। न्यायिक संस्वीकृति जो है न्यायिकेतर संस्वीकृति, एक्स्ट्रा नॉन जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक कार्रवाई से अन्यथा, यानी कि न्यायिक कार्रवाई से अन्यथा जो बाहर की गई हो स्वयं या कि किसी अन्य प्राधिकारी से या सक्षम व्यक्ति से या कि अन्य जानवरों या किसी भी वस्तु से की गई संस्वीकृति को न्यायिकेतर संस्वीकृति कहते हैं, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य होगी। किसी भी व्यक्ति या जानवर से आदि से की गई संस्वीकृति को कोई दूसरा सुनता है तो वो भी ग्राह्य हो जाएगी। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल गाना है कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, यानी कोई भी सुन लेता है तो वो जो कन्फेशन है वो उसकी एडमिसिबल हो जाएगी। धारा 38 है विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी भी कथन की सुसंगति के बारे में है। 38 जो सेक्शन है वो विधि का कोई भी कथन जो कि देश की विधि में अंतर्विष्ट है, न्यायालय के विनिर्णय की कोई भी रिपोर्ट में विधि की पुस्तक में कथन अंतर्विष्ट है, सुसंगत होंगे। धारा 39 जब तक कि कथन किसी अन्य बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है,
तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा? तो उतना जितना कि न्यायालय कथन की प्रकृति और प्रभाव को दृष्टिगत विशिष्ट मामलों तक आवश्यक विचार में करता है, उतना न्यायालय को निर्णय कब सुसंगत है। तो धारा 40 जो है बताती है कि न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं। द्वितीय बाद या विचारणा के बाद पूर्व निर्णय सुसंगत होंगे। कोई भी निर्णय या आदेश या डिग्री का अस्तित्व जो कि न्यायालय को किसी बात के संज्ञान से या कोई भी विचारणा करने से किसी विधि के द्वारा निवारित किया गया है। और प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय को ऐसे बात का संज्ञान या विचारणा करना चाहिए, सुसंगत है। धारा 40 पूर्व न्याय का सिद्धांत रेस जुडिकेटा पर आधारित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 एवं 12 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 और भारतीय संविधान 1950 का जो अनुच्छेद है 20(2) रेस जुडिकेटा की स्वतंत्रता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 में दी गई से संबंधित हैं। सीआरपीसी 1970 की धारा 30 एवं अनुच्छेद 20(2) व सीपीसी की धारा 11 के संबंध में महत्वपूर्ण जो मैगजिम है वो अट्रोफोसिस एक्यूट और अट्रोफोसिस कन्विक्ट हैं। यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 में भी विशेषज्ञ की जैसी झलक मिलती है। आर्टिकल 20 जो है सीआरपीसी सेक्शन 300, सीपीसी का सेक्शन 11 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40 और आईपीसी का सेक्शन 71 दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में जो दिए गए हैं तो वो रेसिस्टे से संबंधित जो हैं प्रावधान देखने को मिलते हैं। सेम प्रोविजन एक साथ ही विषय पर सिविल एवं आपराधिक कार्रवाई, लोक प्रकृति की बातों पर निर्णय और भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 40 द्वितीय बाद विचारणा में पूर्व निर्णय जो है वो सुसंगत होंगे, ये कहा गया है। धारा 41 है प्रवोट विषय अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। तो विशेष अधिकारिताएं जो दी गई हैं वो हैं आपकी ये हैं कि पहला प्रवोट, विवाह, दिवाला, नवाधिकरण विषयक जो है, जजमेंट इन रेम जो कि लोक या जन सामान्य समाज के प्रवृत्ति निर्णय दिए गए हैं। तो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले निर्णय जजमेंट इन पर्सोनम कहलाते हैं। निर्णयों के सुसंगत ना होने का जो सिद्धांत है वो जो निर्णय पूर्व न्यायालय जुडिकेटा का प्रभाव रखते हैं सुसंगत होंगे किंतु निश्चायक नहीं होंगे। धारा 42 से कहती है रेलिवेंट बट नॉट कंक्लूसिव होंगे, सुसंगत एवं निश्चायक दोनों होंगे। तो धारा 41 कहती है रेलिवेंट भी होंगे और कंक्लूसिव भी होंगे। धारा 41 में बढ़ने से भिन्न निर्णय आदेश या डिग्रियों की सुसंगति और प्रभाव को बताती है। तो लोक प्रकृति के विषय पर निर्णय आपत्ति कौन कर सकता है? जब निर्णय विवादक सुसंगत तथ्य तो सुसंगत होंगे किंतु निश्चायक नहीं होंगे। धारा 42 सुसंगत एवं निश्चायक दोनों होंगे। धारा 41 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 41 है विधि की अखंडनीय अवधारणा पर आधारित है और जो धारा 42 है वो विधि की खंडनीय अवधारणा पर आधारित है। ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा जो 41 वो विधि की अखंडनीय अवधारणा पर आधारित है और धारा 42 विधि की खंडनीय अवधारणा पर आधारित है। धारा 43 जो है धारा 40 एवं 42 में बढ़ने से भिन्न निर्णय कब सुसंगत होंगे ये बताती है कि निर्णय एवं स्वीकृति निर्णयों का साक्षिक महत्व क्या है। धाराएं 40, 41 एवं 42 में बढ़ने से भिन्न निर्णय कब सुसंगत होंगे। आदेश या डिग्रियों की विसंगति क्या है? जब तक ऐसे निर्णय आदेश या डिग्रियों का अस्तित्व विवादित तथ्य ना हो या साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों में सुसंगत ना हो। धारा 44 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुशांति अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। तो जो धारा 40, 41, 42 के निर्णय को निम्न के रूप में साबित किया गया था। पहला है ये कि निर्णय अक्षम न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा ये कि निर्णय जो है कपट दुराभिसंध का परिणाम है। निर्णय को प्रसन्नगत करना, रायों के साक्ष्य की सुसंगति, साक्षियों को सिर्फ तथ्य बताने होते हैं, राय नहीं बतानी होती है। इसके जो अपवाद हैं वो राय कब सुसंगत है, विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत है। राय की सुसंगतता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की जो धारा है 45 से 51 तक में दी गई है। तो अन्य व्यक्तियों की राय सुसंगत है तो धारा 45 से 51 हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धारा 45 जो है विशेषज्ञों की राय के बारे में बताती है कि विशेषज्ञ कौन होंगे। तो जो न्यायालय के समझ विषय प्रश्नों में कुशल व्यक्ति की राय है, जैसे कि पुस्तक के लेखक हैं, विदेशी विधि है, विज्ञान एवं कला की बातें हैं, हस्तलेख तथा अंगुली चिन्ह की पहचान रखने वाले व्यक्ति, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले, ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण करने वाले व्यक्ति, आयु के बारे में निर्णय देने वाले, मैथुन समर्थता के लिए मेडिकल जांच करने वाले। विशेषज्ञों की राय का जो मूल्य है वो संपुष्टिकरण आवश्यक उसकी नहीं है। अन्य तकनीकी मामले जैसे कि विशेषज्ञ ना तो न्यायाधीश हैं और ना ही यूरी हों। विशेषज्ञों की जो राय है वो समर्थनकारी एवं पुष्टिकारक प्रकृति की तथा सुसंगत है किंतु दोनों असुरक्षित हैं, ये कहा गया है। तो इसके संबंध में जो केस ला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता का जो केस ला है 1983 का है। धारा 45 के अंतर्गत जो है एक विद्यार्थी को भी विशेषज्ञ माना गया था।
धारा 45 ये है जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय कब सुसंगत है। तो जहां न्यायालय को संसूचना जो कि किसी कंप्यूटर संपदा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय प्रारूप में संप्रेषित या संग्रहित मामलों से संबंधित है किसी भी विषय पर राय बनानी हो, तो वहां पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है, ये कहा जाएगा। इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को विशेषज्ञ माना जाएगा। धारा 46 ये कहती है कि विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य जो तथ्य अंततः सुसंगत नहीं है तो सुसंगत होंगे यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं, या उनसे असंगत हों यदि विशेषज्ञों की राय है तो सुसंगत होंगे। धारा 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। तो हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय हस्तलेख साबित करने का ढंग और लेखक के परिसाक्ष्य के द्वारा, विशेषज्ञ की राय के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के परिसाक्ष्य के द्वारा जो उसके हस्तलेख से परिचित हैं। धारा 73 के अंतर्गत प्रसंगत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख की स्वयं न्यायाधीश द्वारा तुलना करके। धारा 47 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। तो जब न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो जिससे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में एक सुसंगत तथ्य माना जाएगा। धारा 48 अधिकार या रूढ़ी के बारे में राय जब अस्तित्व के संबंध में हो तो कब सुसंगत होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि जब धारा 48 से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए जहाँ पर लिखा हो कि अधिकार या रूढ़ी के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ें, क्योंकि अधिकार और रूढ़ी के संबंध में सेक्शन 13 में भी यही चीज़ दी गई है कि अधिकार या रूढ़ी के बारे में प्रश्न जो हैं प्रसंगत हैं उनकी सुसंगति के बारे में दिया गया है, और जो सेक्शन 48 है वो अधिकार या रूढ़ी के राय के अस्तित्व के बारे के संबंध में है। तो इसमें आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि लोग अधिकतर इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है सेक्शन 13 से पूछा जाता है तो लोग 48 लगा देते हैं, और 48 से पूछा जाता है तो लोग सेक्शन 13 को लगा देते हैं। तो प्री में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है और उस साथ साथ मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। तो जब अधिकार या रूढ़ी के संबंध में प्रश्न के संबंध में राय की सुसंगति हो तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा। जब अधिकार या रूढ़ी के बारे में राय का अस्तित्व हो इसके संबंध में हो तो सेक्शन जो है आपका 48 अप्लाई होगा। तो साधारण रूढ़ी या अधिकार जो है संभाव्यता जानकारी वाले व्यक्ति की राय हो तब ऐसी जो रूढ़ी अधिकार के अस्तित्व के बारे में है तो संभाव्यता उनका अस्तित्व जो है वो उसके संबंध में राय है वो सुसंगत होंगी। धारा 49 प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। जब न्यायालय को किसी भी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों के किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के या विशिष्ट वर्गों के लोगों के पदों या कि शब्दों प्रयोग या अर्थों के संबंध में राय बनानी हो तो उनके संबंध में विशेष जो साधन है और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की जो राय है वो सुसंगत तथ्य होंगे। धारा 50 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। तो राय जो है आचरण द्वारा अभिव्यक्त होनी चाहिए। इस संबंध में राय के अर्थ जो हैं उनका राय का आधार क्या है, इससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनके ज्ञान एवं साधन क्या है, तो तथ्य जो है वो सुसंगत होंगे। धारा 51 कहती है कि राय के जो आधार हैं वो कब सुसंगत होंगे। तो जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तो वे आधार जिन पर वे आधारित है तो सुसंगत होंगे। जैसे कि कोई भी विशेषज्ञ अपनी राय के संबंध में प्रयोगों का विवरण दे सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का जो सिद्धांत है या नियम है, तो जो थर्ड पर्सन की जो राय है वो कब सुसंगत होगी, इस टॉपिक को हमने देखा। तो प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि विशेषज्ञ का क्या अर्थ है, विशेषज्ञ कौन होते हैं, विशेषज्ञों की जो राय है उसकी साक्ष्य महत्व का विश्लेषण कीजिए, विशेषज्ञों के द्वारा दी गई राय का सुसंगत होती है, इसके साक्षी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, क्या निम्नलिखित विशेषज्ञ के साक्ष्य ग्राह्य हैं, यदि हाँ तो तर्क सहित उत्तर दीजिए, निर्णित वादों की सहायता से उनका जो है समर्थन कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का है सील कब सुसंगत है। तो 52 से 55 तक कैरेक्टर के बारे में दिया गया है। तो धारा 52 जो है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। सिविल मामलों में आचरण साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है। धारा 53 दांडिक मामलों में सील जो है पूर्वतन सुसंगत है। अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है, ये तथ्य आपराधिक मामलों में सुसंगत है। तो धारा 52 में जो है कैरेक्टर वो है रेलिवेंट नहीं होगा, और 53 में जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट होगा। 53 ये है कि कुछ मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का जो है सुसंगत ना होना, जैसे कि इसमें जो बातें
दंड संहिता 1860 की धारा जैसे 354 है, 354A, 354B, 354C, D एवं धारा 376, 376A, 376AB और B, C, D, DA और DB, E के अधीन जो कोई भी अपराध है उसमें जहां सम्मति का प्रश्न विवादक हो तो वहां पीड़ित के जो सील के संबंध में जो पूर्व उसके लैंगिक अनुभव का जो साक्ष्य है वो सुसंगत नहीं माना जाएगा कि उसका जो पूर्व का है कैरेक्टर कैसा था, उसके ऊपर यदि कोई सील के संबंध में फैक्टिंग इशू है तो वो चीज़ सुसंगत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आप लोगों को आईपीसी की ओर लेके चलते हैं कि जो आईपीसी में ये जो धाराएं जोड़ी गई हैं 354A, B, C ये 2013 में जोड़ी गई हैं और जो DA और DB और 376AB जो जोड़ी गई है 2018 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो इनको आप याद रखें। तो नेक्स्ट सेक्शन है 54 उत्तर में होने के सिवाय पूर्व का जो है बुरा सील सुसंगत नहीं है। तो ये धारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक हो, पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। धारा 55 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील कब सुसंगत हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 52, 53, 54 एवं 55 में सील शब्द के अंतर्गत साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव सम्मिलित हैं। विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे साक्ष्य दिया जा सकेगा और सुसंगत होंगे। पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबूत के विषय में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हम लोग इसके अंदर अध्याय 3 को देखेंगे, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो धारा 56 ये कहती है कि न्यायिक रूप से जो अवेक्षणीय तथ्य हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उनको साबित करना नहीं होगा, उसे साबित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जो साबित है उसे भी साबित माना जाएगा। और धारा 57 में एक लिस्ट दी गई है जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेंगे। तो जिससे कि भारत में प्रवृत्त समस्त विधियों की, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के युद्ध की नियमावली, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, संवैधानिक, राजनीतिक तथा प्रशासकीय जो मामले हैं, विधि विनिमय विनियम जो हैं तथा साधारण रूढ़ियाँ जो हैं, साधारण जानकारी के विषय हैं, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राज्य हस्ताक्षर, समय के भाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाव क्या है, अधिसूचित लोक उत्सव और अवकाश के जो दिन हैं, लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब विषयों में, इन सभी मामलों में न्यायालय जो है समयुक्त निर्देशों और पुस्तकों, दस्तावेजों की सहायता ले सकेंगे। ऐसे तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय इनकी न्यायिक अपेक्षा करेंगे। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लें और 1-2 बार देख लें, तो ताकि आप लोगों को, क्योंकि इससे जो प्री में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और लिस्ट दे दी जाती है कि कौन से जो हैं न्यायालय इनकी न्यायिक अपेक्षा करेंगे, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है आपका मेंस में भी बन जाता है। तो धारा 58 है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी 2 पक्षकार हैं जिसने किसी एक बात को स्वीकार कर लिया है तो उसके संबंध में उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फैक्ट प्रूफ नॉट एडमिटेड, तथ्य स्वीकृत हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट जो एडमिट कर लिए गए हैं वो नॉट प्रूफ। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 4 है, मौखिक साक्ष्य के विषय में बताता है, जो 59 से 60 तक में दिए गए हैं। तो धारा 59 है, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किए जाने के बारे में बताती है कि वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों के द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। धारा 60, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य सभी अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हों प्रत्यक्ष होगा। अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जन, अपवाद जो है इसकी सुनी सुनाई बातें कब सुसंगत हैं, तो रेश चेष्टे, स्वीकृति तथा संस्वीकृति, धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन, धारा 119 बाल बोलने में असमर्थ व्यक्ति का साक्ष्य, डम विटनेस, अन्य जो है साक्षी को दिया गया ऐसे व्यक्ति का कथन जिसे कि बुलाया नहीं गया है, निरीक्षक दल के अधिकारियों के कार्य, अनुश्रुत साक्ष्य के गुण तथा न्यायालय का विवेक, हितवत गवाह, टेप रिकॉर्ड, मौखिक साक्ष्य भी दस्तावेजी है, ये चीज़ कही गई है। चैप्टर जो है आपका 5 है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, जो कि 61 से 90 तक ये तक में दिया गया है। तो ये धारा 61 है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेंगी। अनुचित स्टैंप लगा हुआ दस्तावेज हो। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को बताती है। प्राथमिक साक्ष्य के जो प्रकार है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं, मूल दस्तावेज कहलाएंगे।
धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बताती है। सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य के प्रकार जो है दस्तावेजी की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत क्या है, समाचार पत्रों में छपने वाली बातें हैं, सेल फोन द्वारा की गई बातचीत का रिकॉर्ड है, नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतियां हैं, मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हैं, लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हैं। द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जाने का जो प्रभाव क्या होगा, तो ये सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में नेक्स्ट सेक्शन है 64, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना। तो वर्णित अवस्थाओं को छोड़ करके दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाएगा। तो जो अधिनियम में सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ दी गई हैं उनको छोड़ करके जो भी दस्तावेज होंगे उनको प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाएगा। धारा 65 है अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की जो परिस्थितियाँ हैं, विक्रय में प्रतिफल के बिना विलेख, बिना स्टैंप तथा रजिस्ट्रेशन का जो विलेख है। धारा 65 ये है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान क्या है। और 65 भी ये बताती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता क्या है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है साक्ष्य के रूप में कंप्यूटर अभिलेखों की ग्राह्यता की अपेक्षाएं ऑडियो, सीडी, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि जो है। धारा 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम को बताती है। धारा 67 जो है जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख का साबित किया जाना। धारा 67 यह है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। धारा 68 ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। संदिग्ध तथ्यों से घिरी हुई वसीयत जब कोई भी अनुप्रमाणक साक्षी न मिले। धारा 73 हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से जो की स्वीकृत या साबित है। प्रश्नगत हस्तलेख को साबित हस्तलेख से मिलाना, न्यायालय द्वारा तुलना करना, पर व्यक्ति के हस्तलेख का नमूना लेना, हस्ताक्षर की मोहर, विशेषज्ञों की राय। इससे जो संबंधित केसला है मुंबई राज्य बनाम काठी कालू का मामला है, जिसको धारा 73 की संवैधानिकता को अनुच्छेद 20(3) के आधार के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो इसमें धारा 73 को कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। धारा 74 है लोक दस्तावेज के बारे में बताती है पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होंगे। तो निम्नलिखित दस्तावेज जो हैं वो लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, जो कि प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकाय के द्वारा या और अधिकारियों के, भारत के किसी विभाग के या कॉमनवेल्थ के किसी भी विदेश की विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालिका लोक अफसरों के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं। किसी भी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों को लोक अभिलेख अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो उपयुक्त सभी लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजीकृत विक्रय अभिलेख लोक दस्तावेज है, उच्च न्यायालय का निर्णय लोक दस्तावेज, सिविल न्यायाधीश के निर्णय, मतदाता सूची, पुलिस डायरी, FIR जो हैं लोक दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट तो धारा 75 लोक दस्तावेजों के सिवाय अन्य सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राइवेट दस्तावेज कहलाएंगे। धारा 76 लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में है। और धारा 77 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेजों के सबूत के बारे के विषय में है। धारा 78 है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। तो दस्तावेजों के बारे में अवधारणाएं और कुछ दस्तावेजों के असलीपन की अवधारणाएं जिन्हें साहब। तो दस्तावेजों के बारे में जो अवधारणा है वो धारा 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा जिन्हें साहब सर्टिफाइड कॉपीज। धारा 80 साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 81 राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 81 इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में अवधारणा। 82 मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य या दस्तावेज के बारे में अवधारणा। और जो धारा 83 है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में अवधारणा। धारा 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में अवधारणा। 85 है मुख्तारनामा के बारे में अवधारणा, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी POA कहते हैं। तो न्यायालय ये अवधारित करेगा कि एक हर ऐसी दस्तावेज जिसका कि मुख्तारनामा होना और पब्लिक नोटरी या किसी न्यायालय के या न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उप कौंसल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और अधिप्रमाणित होना तात्पर्य है। तो ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणित की गई थी तो वो जो है मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाएंगे। तो 85 है इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा और 85 भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अवधारणा का है। और 85C है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में अवधारणा। और 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। 87 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणाओं। और 88 तार संदेशों के बारे में अवधारणा। 88 इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा। 89 पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। 90 जो है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में अवधारणा। तो फ्रेंड्स जो सेक्शंस आपको हेडिंग वाइज दिए गए हैं, ये जो सेक्शंस हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम आपको बताते चलेंगे। तो इनको इन सेक्शंस की सिर्फ आप जो हेडिंग्स में दिए गए हैं इनकी सिर्फ हेडिंग ही याद कर लें, क्योंकि ये प्री में हेडिंग्स ही पूछती जाती हैं और इनके अंदर के जो फैक्ट हैं वो देख लें। धारा 90 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अवधारणा के बारे में बताया गया है। तो 30 साल पुराने दस्तावेज का क्या अर्थ है? तो उचित अभिरक्षा संदेशजनक दस्तावेज, विषय वस्तु की सत्यता के बारे में अवधारणा नहीं, तो पृथ्वी के बारे में अवधारणा नहीं, वसीयत है, राजपत्र में घोषणाएं, यूपी संशोधन, अन्य अवधारणाएं जो है इसके अंतर्गत जो दस्तावेज होंगे वो 30 वर्ष पुराने होंगे, उनके बारे में अवधारणा की जाएगी। 90 ये है 5 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अवधारणा, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे तो वहाँ पर 5 वर्ष के बारे में अवधारणा की जाएगी। तो जहाँ कोई दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है 5 वर्ष पुराना है तो साबित किया गया है, वहाँ न्यायालय अवधारणा कर सकेगा कि प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया होगा। अध्याय 6 है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के आवर्जन के विषय में, धारा 91 से 100 तक में दिया गया है। तो धारा 91 को सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य जो है दस्तावेज को लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। धारा 91 को सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। धारा 92 जो है मौखिक करार के साक्ष्य का आवर्जन, इसके जो अपवाद हैं, परिस्थितियां जिनमें मौखिक साक्ष्य अनुज्ञात है, दस्तावेज की वैधता क्या है, जिस दस्तावेज के विषय में तथ्य मौन है, प्रभाव शर्त क्या है, विखंडन या उपांतरण क्या है, रूढ़ि तथा प्रथा भाषा का तथ्यों से संबंध क्या है, लोक पद पर नियुक्ति, बिल या वसीयत तथा अन्य तथ्य पर व्यक्तियों के द्वारा साक्ष्य संदिग्धार्थी दस्तावेज प्रत्यक्ष त्रुटि जो है धारा 92 के अंतर्गत आते हैं। धारा 98 न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य क्या होंगे। 99 दस्तावेजों के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा। धारा 100 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति क्या होगी। थर्ड जो पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट जो है साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव क्या होगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 7 को देखेंगे, सबूत के भार के विषय में। बर्डन ऑफ प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट, 101 से लेकर 114 तक में दिया गया है। तो सबूत का भार धारा 101, सबूत का भार जो है आरंभ, निरंक हस्ताक्षर क्या है, सबूत का भार तथा साबित करने का भार, सकारात्मक भार क्या है, बेनामी के मामले में भार किस पर होगा। जब कुल साक्ष्य पेश किया जा चुका हो तो प्रतिपक्षी के साक्ष्य की कमजोरी का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। बचाव साबित करने में असफलता है तो क्या होगा। चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन में रेलगाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई तो सबूत का भार किस पर होगा। गलत पक्षकार पर भार डालना, साक्ष्य पेश करने में असंभवता है तो धारा 100 में जो सबूत का भार है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जिस पर है तो वही उसको प्रस्तुत करेगा। 102 जो है सबूत का भार किस पर होता है तो 102 में सबूत का भार लगातार बदलता रहता है। सामान्यतः सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो सकारात्मक पहलू लेता है, जो दावा करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, उस पर होगा। संयुक्त परिवार संपत्ति अथवा स्वयार्जित संपत्ति चेक की अनादर की दशा में सबूत का भार किस पर होगा। बलात्कार के मामलों में सम्मति साबित करने का भार किस पर होगा। विवाह का सबूत का भार किस पर होगा। धारा 102 में सबूत का भार जो है लगातार परिवर्तित होता रहता है। धारा 103 विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार किस पर होगा। तो किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि न्यायालय से ये चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे और जब तक कि किसी विधि के द्वारा उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी भी विशिष्ट व्यक्ति पर होता है। धारा 104 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया गया हो जाना हो उसे साबित करने का भार किस पर होगा। तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है तो उस व्यक्ति पर होगा जो साक्ष्य देना चाहता है। धारा 105 ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो जो कोई व्यक्ति भी किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो कि मामला है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 साधारण अपवादों के में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी भी अन्य भाग में आता है तो उसे साबित करना का जो भार है वो अभियुक्त पर होगा। तो धारा जो 105 है वो सिर्फ आपराधिक मामलों में ही लागू होती है, सिविल मामलों में लागू नहीं होती है। आपराधिक मामलों में भारतीय संहिता के अध्याय जो हैं 4 साधारण अपवादों के अंतर्गत जो कोई भी अभियुक्त न्यायालय से चाहता है कि उसके स्थिति तथ्य या परिस्थितियों के अस्तित्व पर विश्वास करे तो उसे साबित करने का जो भार है वो उसी पर होगा। धारा 106 है विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होगा, जैसे कि सामाजिक प्रतिष्ठा, लाइसेंस युक्त पिस्तौल के बारे में ज्ञान, तथ्य का प्रमाण क्या है, भाग अधिनियम के अंतर्गत स्थिति क्या है, सब हटाने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है, नशीली चीज़ों को कब्जे में मिलना किसके पास मिला है, अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है तो किसका भार होगा। उत्तरजीविता तथा मृत्यु के संबंध में जो भार है, उत्तरजीविता की अवधारणा या मृत्यु की अवधारणा साबित करने का भार किस पर होगा आदि जो है। इसकी जो इम्पोर्टेंट मैगजीम है कि रेप्स इप्सा लिक्यूटर यानी घटना स्वयं बोलती है उस पर आधारित है। तो साक्ष्य अधिनियम धारा 106 रेप्स इप्सा लिक्यूटर स्वयं प्रमाण के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 107 है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो जो जीवित होना ज्ञात है मृत्यु की अवधारणा की जाएगी 30 वर्ष के भीतर जीवित व्यक्ति की अवधारणा
जीवन की अवधारणा की जाएगी। तो साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि मर गया है, या यदि 30 वर्ष के भीतर जीवित देखा गया था तो जीवन की अवधारणा की जाएगी। और धारा 108 में ये साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, तो ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो है मर गया है, मृत्यु की अवधारणा की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जीवित है या मर गया है प्रश्न हो तो उसके संबंध में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तो मृत्यु की अवधारणा की जाएगी और उसकी सिविल मृत्यु मानी जाएगी। इसको सिविल डेथ कहते हैं। जो जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष के भीतर कुछ नहीं सुना गया है तो उसकी सिविल डेथ मान ली जाती है, जो कि एविडेंस का सेक्शन 108 प्रावधान करता है। धारा 108 में मृत्यु की अवधारणा की जाएगी, जैसे कि बीमे के मुकदमे में, संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में इत्यादि में। यदि 7 वर्ष से कोई व्यक्ति लापता है या 7 वर्ष के अंदर किसी के व्यक्ति के बारे में नहीं सुना गया है तो 7 वर्ष के बाद उसकी जो है सिविल डेथ घोषित कर दी जाएगी। तो बीमे के मुकदमे में क्लेम कर सकता है, संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में अपना जो है वसीयत है विरासत चढ़वा सकता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट केस है मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली इलाहाबाद का मामला है, 1911 का है। धारा 107 और 108 से संबंधित जो है वो लीडिंग केस है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें। धारा 109 है भागीदारी, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार किस पर होगा। तो साबित करने का भार और परिस्थितियों के बने रहने की अवधारणा क्या है और स्वामित्व का जो सबूत है उसका क्या हो। तो स्वामित्व के बारे में जो सबूत का भार है, जब मालिक का कब्जा ना हो तो सद्भाव का सिद्धांत है, उस पर लागू होगा सबूत। धारा 111 है उन सब व्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। विश्वसनीय संबंधों में पाने वाले पर सबूत का भार क्या है। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पक्षकारों पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। तो धारा 111 जो है कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा बताती है। 112 जो है विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मस्व का निश्चायक सबूत है। इसकी जो अवधारणा की शर्तें हैं वो विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए एक दूसरे तक पहुँच का अर्थ यह है कि रक्त परीक्षण यानी डीएनए टेस्ट या नसबंदी तथा धर्मस्व की अवधारणा है। बलात्कार के मामले में दंपति डीएनए टेस्ट द्वारा सबूत, माता पिता की जिम्मेदारी, डीएनए एवं जांच क्या है, सबूत का स्तर क्या रहेगा, भरण पोषण आवेदन पत्र भी दिए जा सकेंगे, जन्म का आधिकारिक अभिलेख होना चाहिए। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि धारा 112 जो मिश्रित अवधारणा पर आधारित है, इसका खंडन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, मिक्स्ड प्रिजम्पशन पर आधारित है। धारा 113 राज्य क्षेत्र के अभ्यर्पण का सबूत के बारे में बताती है। धारा 113 निश्चायक सबूत से संबंधित है। धारा 113 ये किसी भी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में अवधारणा बताती है। तो 113 ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पर आधारित है। यदि विवाहिता स्त्री के द्वारा विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की जाती है तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसके पति या नातेदार के द्वारा उससे क्रूरता की गई, उसकी हत्या की गई। अवधारणा जो है खंडनीय अवधारणा है, इसका भी खंडन किया जा सकता है। धारा 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा है। तो धारा 113 भी जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B के समान है। कारण तथा उद्देश्य जो है संशोधन का प्रभाव क्या होगा, मृत्यु के कुछ पूर्व अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा करेगा निश्चायक सबूत। तो 113 भी है, मिश्रित अवधारणा पर भी आधारित है, इसका खंडन भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेंगे। तो जिन्हें तथ्य जो है अवधारणा के लिए ध्यान में लेने हैं तो सह अपराधी, जैसे कि एविडेंस सेक्शन 133 में है। विधि मान्य होने की अवधारणा क्या है, न्यायिक तथा पदीय कार्यों के बारे में अवधारणा क्या, विवाह की अवधारणा, एविडेंस का जो सेक्शन है 122। दूसरा विवाह है आईपीसी का सेक्शन 494, दो विवाह, बाईगैमी का अपराध, रूढ़ी विवाह, साथ साथ रहने का रिश्ता, पत्रों का परिधान तथा नोटिस की तामील, चेक का नादरण का नोटिस, प्रतिकूल निष्कर्ष, चोरी के मामले की बरामदगी, साक्ष्य पेश करने से इनकार करना, विशेषाधिकार का दावा करना, गवाहों को देखना, विलोपन आईपीसी का सेक्शन 201 है। अपराध से उत्पन्न सिविल कार्रवाई, सब विच्छेदन, जैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर को पेश ना करना, बलात्कार के मामलों की अवधारणाएं क्या है, विधिक अवधारणाएं जो आदि हैं वो 114 में सब दी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 115 से 17 तक में दिया गया है। तो धारा 115 जो है विबंधन स्टॉपल के बारे में बताती है। जब किसी व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोक के द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को साथ से विश्वास कराया है या कर लेने दिया है और यदि उस व्यक्ति ने विश्वास में आकर कार्य कर दिया है तो विश्वास कराने वाले व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ने बी को साथ से ये विश्वास कराया कि अमुक भूमि एक ही है और बी से कृत्य करने को कहा। बी ने विश्वास कर एक ही भूमि को कोई भी कृत्य कर दिया,
जबकि भूमि एक ही नहीं थी, उसके पिता की थी और बाद में भूमि एक ही संपत्ति हो जाती है। अब इस आधार पर कि विक्रय को पस्त करता है कि विक्रय के समय उसका जो हक है उस भूमि में नहीं था, तो ए को अपने हक का जो अभाव है वो साबित करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ए पर विबंधन का सिद्धांत लागू हो गया है। तो विबंधन का जो सिद्धांत है वो व्यपदेशन शिक्षा संस्थानों में विबंध लागू होता है, व्यपदेशन तथ्यों की ना कि विधि का है। अभिवचनों के द्वारा व्यपदेशन पर प्रभाव, विश्वास तथा तिथि परिवर्तन, नौकरी से निकाले जाने पर विबंध लागू होगा, रोजगार की समाप्ति, पारिवारिक विभाजन पर वचनात्मक विबंध, आवंटन का निरसन करने पर विबंध लागू होगा, सरकार तथा इसके अधिकरणों के विरुद्ध वचनात्मक विबंध लागू, समझौते के लिए प्रार्थना, संविदा के अंतर्गत दावों के बारे में व्यवस्था किया, आयकर नक्शे से विबंध लागू होगा, संयुक्त स्वामित्व वाला फ्लैट के कर्मचारियों की भर्ती, व्यापार चिन्ह का लंबे काल के लिए प्रयोग किया जाना, अनुमान द्वारा विबंध, विवादक विबंध, ये सब हैं विबंधन के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम के कुछ विरुद्ध विबंध नहीं होता है, तो संप्रभु कार्यों के विरुद्ध कोई विबंध नहीं होगा, जैसे कि अभिचारिता, कब्जादारी का विबंध, वचनों के द्वारा विबंध, कुछ विशिष्ट विबंध हैं, तो इस तरीके के सब इन पर विबंध लागू होता है। धारा 116 है अभिदारी और कब्जादारी व्यक्ति के अनुज्ञाधारी का विबंध। तो स्थावर संपत्ति के अभिदारी या अभिदारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, जो कि अभिगृहित के चालू रहते हुए कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति अनुज्ञाधारी द्वारा आया है, तो भूस्वामी को इसका प्रख्यान न करने दिया जाएगा कि कब्जे की अनुज्ञप्ति के समय अभिदारी का हक नहीं था। धारा 117 बिल में पत्र के प्रतिग्रहीता का उपनिहिति का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। इसका जो इम्पोर्टेंट केस लाइन से पिकार्ड बनाम सीयर्स फर्स्ट केस लाया था, सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ 1989, सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में नहीं जो है लागू होंगे। शरद चंडे बनाम गोपाल लाह का मामला है, प्रगदारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर का मामला है। अध्याय 9 है साक्ष्यों के विषय में, 118 से 134 तक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन साक्ष्य दे सकेगा, 118 कहती है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, सिवाय जो व्यक्ति जड़ निर्बुद्ध व्यक्ति के हैं, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो कि प्रश्नों को समझने में असमर्थ हैं, और शिशु जो कोमल वयस्क है वो प्रश्नों को समझने में असमर्थ है, पागल या शरीर या मन का रोगी जो है, इनके जो सिवाय हैं वो साक्ष्य दे सकेंगे। तो पागल के संबंध में एक नोट है आप लोगों के लिए कि पागल या जो मन के शरीर के रोगी व्यक्ति हैं वो साक्ष्य देने के लिए अक्षम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पागल जब पागल की स्थिति में तब वो साक्ष्य देगा तो वो सक्षम नहीं होगा, परंतु जब वो सही स्थिति में आ जाता है तो साक्ष्य जो उसके दिया जाएगा वो राय होगा। 119 से बताती है कि साक्षी का मौखिक रूप से संशोधित करने में असमर्थ होना। डम विटनेस, जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, उसके द्वारा जो साक्ष्य दिया जाएगा किस प्रकार का साक्ष्य होगा, तो उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, भले ही वो किसी प्रकार से भी साक्ष्य को देता हो, चाहे लिख करके देता हो या इशारों के माध्यम से, तो उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। तो वाद या कार्रवाई के जो पक्षकार हैं वो गूंगे व्यक्ति के साक्ष्य को बोलने में असमर्थ हैं, तो यदि वो साक्ष्य लिख करके या संकेतों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा जिस किसी भी प्रकार से बोधगम्य बना सकते हैं, खुले न्यायालय में देते हैं, तो उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। धारा 120 है सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां तथा पति दांडी विचारणा के अधीन व्यक्ति का जो पति या पत्नी है, पति या पत्नी के किसी भी सिविल वाद की कार्रवाई में सक्षम साक्षी हैं, तो दांडिक कार्रवाई में भी व्यक्ति के विरुद्ध पत्नी या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे या होंगी। धारा 121 है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बारे में बताती है। तो न्यायाधीश सक्षम साक्षी तथा सुरक्षा विशेषाधिकार संसूचना जिनका साक्ष्य प्रकट करना। धारा 122 विवाद स्थिति के दौरान में की गई सूचनाओं के बारे में बताती है। तो प्रकटीकरण से सुनिश्चित है, ये कभी सुरक्षा नहीं मिलती है तो सूचना के अतिरिक्त कार्य है, पर व्यक्तियों के द्वारा साक्ष्य विशेषाधिकार का आदित्यजन क्या है, विवाह के पक्षकारों के मध्य क्या है, आपराधिक या सिविल कार्रवाई में। तो ये सब जो 122 है पति पत्नी को इसमें संरक्षण मिला हुआ है, कब उनकी जो है संसूचनाएं हैं कब सुरक्षित हैं, कब सुरक्षित नहीं होंगी, किस मामले में सुरक्षित होंगी, किस मामले में सुरक्षित नहीं होंगी, सब बताया गया है। धारा 123 है कि राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य क्या है। तो प्रकट न करने का विशेषाधिकार, पुलिस दस्तावेज, पुलिस अन्वेषण, आयकर रिकॉर्ड, अविश्वसनीय साक्षी, इससे संबंधित जो केसला है SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट के बाद में धारा 123 एवं 124 में निहित विशेषाधिकार जो कि भिन्न स्वरूप के हैं, अनुच्छेद 74(2) से निश्चित होकर के मांगे जा सकते हैं। धारा 124 शासकीय संसूचनाओं से संबंधित है। किसी भी लोक अफिसर को संसूचना प्रकट करने के लिए विश्वास नहीं किया जाएगा यदि वे समझता है कि संसूचना के प्रकटीकरण से लोक हानि होगी। सरकारी अधिकारियों को विश्वास पर दी गई संसूचना है। धारा 125 अपराधों को करने के बारे में जानकारी, किसी भी लोक अफिसर को अपराध के संबंध में मिली जानकारी पाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि जानकारी कहाँ से मिली है।
धारा 126 है कि प्रतीक संसूचना है, किसी कच्चीकार द्वारा वकील को बताई गई बातें सुरक्षित हैं। वकील के प्रति संसूचना क्या है, कच्चीकार की है हैसियत से संसूचना क्या है, वकील तथा कच्चीकार का संबंध समाप्त होने पर भी प्रकटीकरण नहीं। अवैध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संसूचना क्या है, नियोजन के प्रारंभ के बाद अपराध का कपट, कच्चीकार की अभिव्यक्ति अनुमति, किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य, वकील के द्वारा कच्चीकार पर फीस के लिए बाद वकीलों के सहायकों पर भी लागू होगी ये धारा, मुख्तार पर लागू होगी, साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अधित्यजन नहीं हो जाएगा। धारा 127, धारा 126 दुभाषी आदि को लागू होगी। धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं में उद्यत होने से विशेषाधिकार अधित्य नहीं हो जाता है। 129 से विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचना है, किसी भी साक्षी से उसके हक विलेखों के बारे में प्रश्न करना, किसी भी साक्षी एवं विधिक सलाहकारों के मध्य हुई संसूचना को न्यायालय में प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। धारा 130, जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना, तो ऐसे दस्तावेजों का पेश करवाना जो कि किसी अन्य के हाथ में विशेषाधिकृत हों। धारा 131, उन दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। विश्वसनीय साक्षी कौन होगा। धारा 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य होगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश करना तथा सुरक्षा। सह अपराधी की परिसाक्ष्य क्या होगी, सह अपराधी के बारे में विधिक की नीति क्या होगी। धारा 133 सह अपराधी को बताती है। तो सह अपराधी के बारे में दो उपबंध हैं। सह अपराधी किसे कहते हैं, सावधानी का सिद्धांत क्या है। तो सावधानी के सिद्धांत का इंग्लैंड में निराकरण किया गया है। नेतृत्व देने वाले की परिसाक्ष्य क्या होगी, बलात्कार से पीड़ित का परिसाक्ष्य क्या होगा। इसी रिलेटेड जो केस लाया डग्डू बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है 1977 का। धारा 134 साक्ष्यों की संख्या, नंबर ऑफ विटनेसेस के बताते साक्ष्य की कोई भी विशेष संख्या आवश्यक नहीं है, साक्ष्य को तौला जाए गिना ना जाए के सिद्धांत पर आधारित है। विधि विरुद्ध जमाव एवं अकेला साक्षी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं 10 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में 135 से 166 तक दिया गया है। तो धारा 135 साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। तो साक्ष्यों का जो पेशकरण है उनकी परीक्षा का जो क्रम है, चाहे वे सिविल हों या आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि और पद्धति किसी विधि के अभाव में हो, न्यायालय के विवेक के द्वारा विनियमित होंगी। ग्राह्यता का निश्चय होगा। धारा 136 से न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। धारा 136 प्रावधान करती है कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता का निश्चय करेगा जब दोनों पक्षकारों में कोई भी पक्षकार साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश पूछ सकेगा कि तथ्य किस प्रकार सुसंगत है। यदि न्यायाधीश समझता है कि तथ्य साबित हो गया है तो साक्ष्य सुसंगत होगा तो ये उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, यदि अन्यथा नहीं तो धारा 5 व्याज तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देने से एवं धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी, या धारा 148 न्यायालय निश्चय करेगा कि प्रश्न कब पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा से संबंधित है। धारा 137 मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा से संबंधित है। तो मुख्य परीक्षा साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है, प्रति परीक्षा साक्षी की प्रतिपक्षी के द्वारा की परीक्षा, पुनः परीक्षा साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद बुलाने वाले द्वारा परीक्षा। धारा 137 में परिभाषाएं हैं, जबकि धारा 138 में क्रम को बताया गया है। धारा 138 जो है मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, इसका जो क्रम दिया गया है ये क्रम प्री एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इससे मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि 137 में डेफिनेशन दी गई है और 138 में क्रम दिया गया है। तो क्रम को आप याद रखें, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो केस लाया विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य का मामला है। निर्धारित किया गया है कि जिस दिन मुख्य परीक्षा पूर्ण होती है उसी दिन प्रति परीक्षा भी पूर्ण हो जानी चाहिए, परंतु विशेषता ऐसा हो नहीं पाता है। तो एक धारा 139 है किसी दस्तावेज का पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रति परीक्षा करना। कोई भी सम्मिलित व्यक्ति दस्तावेज पेश करता है तो वह साक्षी नहीं हो जाता है जब तक कि उसे साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं गया है, तब तक उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जाएगी। धारा 129 है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको साक्षी पेश करने बुलाया गया उसको साक्षी मान लिया, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, नहीं होगा जब तक कि उसको साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन चीफ नहीं होगा तब तक कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये धारा 139 स्पष्ट करती है। धारा 140 है सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। धारा 141 है सूचना, सूचक प्रश्न जो है लीडिंग क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी प्रश्न जो कि उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, उसे प्रश्न कहा जाता है। धारा 141 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 142, उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्नों को नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा लेनी होगी। 144 से उन्हें कब पूछा जा सकेगा। सूचक प्रश्नों को प्रति परीक्षा में पूछा जा सकेगा, प्रति परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्नों को न्यायालय की अनुज्ञा के बिना भी पूछा जा सकता है।
धारा 144 है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य क्या है? किसी भी साक्षी के कथन का जो कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में है, यदि उन दस्तावेजों द्वारा किए गए हैं तो मौखिक साक्ष्य दे सकेगा, यदि ऐसे कथन स्वयं में सुसंगत हैं। धारा 145 है पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। किसी भी साक्षी के पूर्व कथनों के बारे में जो कि लिखित रूप या लेखबद्ध हैं और प्रसंगगत बातों से सुसंगत हैं, तो ऐसे लेख या उसे दिखाए बिना या कि ऐसे लेख साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। धारा 146 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न क्या है? संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किन प्रयोजनों के लिए प्रश्न किए जा सकते हैं? धारा 146 एवं 147 के उपबंधों के पूरक के रूप में भारतीय दंड संहिता 18 की धारा 376 AB 376 DA 376 DB को 2018 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो 146 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो देख लें आप। धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा? तो साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश करना आक्रामणात्मक प्रतिपरीक्षा के विरुद्ध सुरक्षा सील से संबंधित प्रश्नों के बारे में न्यायालय का विवेक क्या होगा? धारा 148 से न्यायालय निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए युक्त आधार होने चाहिए। धारा 149 से युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। 150 युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया क्या होगी? 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्नों के बारे में है। 152 है अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। 153 है सत्यबाधिता परखने के प्रश्नों के उत्तर को खंडन करने के लिए साक्षी का अपवर्जन। तो सेक्शन 151, 52, 53 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें पूछ देता है कि अशिष्ट और कलंकात्मक किस सेक्शंस में और अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्न किस सेक्शंस में है, और सत्यबाधिता को परखने के लिए उनका खंडन करने के लिए किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो अधिक्षेप करने का जो ढंग है, साक्षी का विश्वास योग्य न होना, भ्रष्ट उपधारणा, भूतपूर्व असंगत कथन, बलात्संग की अभियुक्ति का भी व्यावचार नहीं होना, संपुष्टि के लिए प्रश्न जो है 153 में दिए गए हैं। धारा 154 पक्षकार द्वारा अपनी साक्षी से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉस्टाइल विटनेस से पूछा जाता है कि पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है, तो ये प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पक्षद्रोही साक्षी हॉस्टाइल विटनेस का अर्थ है कि साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है, जो साक्षी पक्षकार के प्रतिकूल या विरोध में साक्ष्य देता है, जो उसे बुलाता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए प्रश्न को अपने विवेकानुसार पसंद करने की अनुज्ञा दे सकता है। 155 साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप क्या है? तो अधिक्षेप करने के जो ढंग है, साक्षी का विश्वास योग्य न होना, बलात्संग की अभिव्यक्ति का व्यावचार नहीं होना, संपुष्टि के लिए प्रश्न जो है, संयुक्त तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। पूर्व कथनों की संपुष्टि क्या होगी? धारा 157 उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्व कथन साबित किए जा सकेंगे। भूतपूर्व कथनों की संपुष्टि क्या होगी? ऐसे व्यक्ति के कथन की संपुष्टि जो कि अब नहीं मिलता है। धारा 158 साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत हैं, तो कौन से साबित किए जाएंगे? धारा 159 स्मृति ताज़ा करना, रिफ्रेशिंग मेमोरी का बताया है। तो स्मृति ताज़ा करने के लिए जो दस्तावेज की प्रतिलिपि का है उपयोग कब कर सकेगा? तो धारा 159 सिर्फ जो है साक्षर व्यक्तियों पर ही लागू होती है। धारा 159 जो है में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य क्या होगा? 161 स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, दस्तावेज का पेश करना। 162 में दस्तावेज का पेश किया जाना, दस्तावेजों का अनुवाद क्या होगा? 163 है मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। धारा 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। न्यायालय की प्रश्न करने की शक्ति क्या है? 165 प्रश्न करने या करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति जो है, तो न्यायालय द्वारा प्रश्न करने की जो शक्ति है वो 165 में दी गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ जाता है कि एविडेंस एक्ट में न्यायालय की शक्ति कहाँ पर दी गई, तो सेक्शन 165 में दी गई है। धारा 166 है जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति, तो जूरी असेसर का प्रोविजन शुरू से खत्म हो गया है, परंतु ये अभी भी सेक्शन अभी हुआ है, बना है एविडेंस में, फिलहाल इसको तो रिपीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है 167 साक्ष्य का अनुचित ग्रहण और ग्रहण के लिए नवीन विचारणा नहीं होगा। तो जो सेक्शन 167 है चैप्टर 11 में दिया गया है, तो जो लास्ट चैप्टर है इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया है, तो आप इसको भी देख लें। और हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कुछ सिद्धांत और सूक्तियाँ हैं और कुछ ऐसी धाराएँ हैं जिनको हम लोग देखेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो धारा 6 है वो रेसिस्टिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और धारा 40 को पूर्व न्याय का सिद्धांत रेस जुडिकेटा
कहा जाता है। और धारा जो 9 है व्यक्तियों की शिनाख्त परेड से संबंधित है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड से जो है पर्सन की। धारा 10 अभिकरण के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी के नाम से भी कहते हैं। धारा 11 है प्ली ऑफ एलिबाई, अन्य अनुपस्थिति के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। धारा 13 अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है। और धारा 48 में जैसा कि हमने बताया था अधिकार या रूढ़ि का अस्तित्व के बारे में राय सुसंगत होगी, और 13 में अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत तब सुसंगत के बारे में बताया गया है। धारा 16 है पार्सन ओमनिबस। धारा 27 डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट ने, तो जो तथ्य जहाँ तक की प्राप्त हुए हैं वही साबित किए जाएंगे। धारा 32 आवश्यकता का सिद्धांत रूल ऑफ नेसेसिटी के नाम से जानी जाती है। धारा 40 पूर्व न्यायिक का सिद्धांत जो है। धारा 41 विधि की अखंडनीय अवधारणा का सिद्धांत जजमेंट इन रेम। और धारा 102 है सबूत का भार बदलता रहता है, और 101 में कभी बदलता नहीं है, ओनस प्रोवेंडी कहते हैं धारा 102 को, इसके नाम से भी जाना जाता है। धारा 115 विबंधन के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल के नाम से जाना जाता है। धारा 106 घटना स्वयं बोलती है, रेप्स इप्सा लिक्विटर के नाम से जाना जाता है इसको। 119 में मूक साक्षी बोलने में असमर्थ, यानी इसको डम विटनेस के नाम से भी जाना जाता है इस धारा को। तो धारा 119 में जो मूक साक्षी बोलने में असमर्थ है उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को ओरल एविडेंस माना जाएगा। 123 है लोक कल्याण सर्वोच्च विधि है, सुप्रीमा लेक्स सेलस पॉपली। धारा 23 जो है सिर्फ सिविल मामलों में लागू होती है। 105 जो है सिर्फ आपराधिक मामलों में लागू होती है, जैसा कि भारतीय संहिता 1860 का अध्याय 4 है, साधारण बात 96 से 106 तक में। धारा 159 सिर्फ साक्ष्यों पर लागू होती है, निश्चित साक्ष्यों पर लागू नहीं होती, क्योंकि जो दस्तावेज उन्होंने पेश किया है वो लिख कर देते हैं और उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश नहीं कर पाएंगे। धारा 90 है 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों की अवधारणा बताती है, और 90 ये जो है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अवधारणा बताती है। तो इसमें डिफरेंस करने के लिए आप समझ लें कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज कैसे भी हों, और जो 90 ये में है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। धारा 107 जीवन की अवधारणा, 108 मृत्यु की अवधारणा के बारे में बताती है। अब हम लोग कुछ केस ला हैं जो इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। तो आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। धारा 6 रेजिस्ट्री से संबंधित है। इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी एवं रजिस्ट्री के रूप में सुसंगत घोषित किया था। सामाल दास बिहार राज्य के मामले में धारा 6 ए से संबंधित है, रजिस्ट्री से तथ्य और कार्य के नियम से संबंधित है। FIR को रजिस्ट्री का एक जिम्मेवार का भाग माना गया था। आर बनाम बेडिंग फील्ड के मामले में जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो काकवन थे, जो धारा 6 है रजिस्ट्री के भाग इसमें नहीं माना गया था, और ना ही धारा 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। आर बनाम कृष्णन का जो मामला है बच्चे पर अशिष्ट हमला से संबंधित मामला है। इसमें आर बनाम बेडिंग फील्ड के बाद का जो है समर्थन धारा 6 पर आधारित है। ये भी आर बनाम क्वीन का जो मामला है टेलीफोन बाधा से संबंधित है। इसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो लॉर्ड विल्वर फास्ट थे, क्योंकि कभी कभी जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि किस केस में मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे और केस किससे संबंधित है, किस से संबंधित है। तो आर बनाम जो पोस्टर का मामला है वो धारा 6 से संबंधित है, और साक्षी ने वक्तव्य अटक देखा था, घटना को नहीं देखा था। तो धारा 6 से संबंधित अन्य केस लाए श्याम बंदन सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला, आफ्ताब अहमद अंसारी उत्तराखंड राज्य का मामला है, तापसन बनाम ट्रिवियन अदो वशिष्ठ राज्य। तो ये सब धारा 6 से संबंधित केस लाओ को हमने देखा। आर बनाम रिसेशन का जो मामला है पुरुष द्वारा महिला की हत्या से संबंधित है, धारा 7 से संबंधित है, प्रसंग हेतु परिणाम पर आधारित है। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का जो मामला है न्यायमूर्ति इसमें जो थे मुख्य वो महमूद थे, और धारा 8 एवं धारा 32 पर आधारित है। ये पीड़िता के आचरण को जो बताया गया है वो मृत्यु से पूर्व आचरण को मृत्युकालीन कथन के रूप में इसको सुसंगत माना गया था। तो धारा 8 और 32(1) में इसको सुसंगत माना गया है। तो रामनाथन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला है, ये धारा 9 से संबंधित है। इसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति वो सिंगल थे, और ये शिनाख्त की कार्रवाई पर चर्चा इसमें हुई थी। आर बनाम ब्लैक का मामला है, धारा 10 से एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पक्षकारों के कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य हादसे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों। नेक्स्ट जो केस है मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर का मामला है, जो धारा 10 से संबंधित है। इसको कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है एजेंसी। इसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति थे लॉर्ड राइट थे, और पति पत्नी एवं तीसरे व्यक्ति के बीच की बात थी। इसमें पत्नी के प्रेमी के द्वारा षड्यंत्र से पति की हत्या से संबंधित मामला है। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, धारा 11 से संबंधित है। अन्य अनुपस्थिति पिलिया पेलीबे के सिद्धांत पर आधारित है। वेद त्रिजुरंता सुसंगत नहीं, कब सुसंगत होंगे? तो एक व्यक्ति 2 स्थानों पर एक समय में नहीं उपस्थित हो सकता है। इंद्रदला बनाम हरियाणा राज्य 2015 का मामला है। इसमें धारा जो 25 पर आधारित है कि पुलिस से की गई संस्तुति को साबित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्तुति अस्वीकार्य है। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है, धारा 27 पर आधारित है। इसमें ये कहा गया कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि धारा 27 जो है वो 24, 25, 26 का अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के आधार पर इसमें जो है
धारा 27 को चुनौती दी गई थी और धारा 27 जो है उसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। पुलकरी कोटैया बनाम एम्परर का मामला है जो कि 1947 प्रिवी काउंसिल ने इसमें दिया था निर्णय। तो प्रिवी काउंसिल ने धारा 27 को स्पष्टीकरण किया एवं पुलिस अभिरक्षा में संस्कृति के दौरान जो पता चले हुए तथ्य हैं उनको ग्राह्य एडमिसिबल माना था। नेक्स्ट जो केसला है देवन उपाध्याय वशिष्ठ उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है जो 1960 का है, ये सुप्रीम कोर्ट का केसला है। तो इसमें धारा 27 पर आधारित है। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर साक्ष्य देने में धारा 27 चुनौती दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा कि धारा 27 जो है संवैधानिक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू का मामला है 1961 का है, ये सुप्रीम कोर्ट में इसमें निर्धारित किया था। धारा 27 पर आधारित है कि अनुच्छेद 20(3) के आधार पर धारा 27 को चुनौती दी गई और धारा 27 को इसमें भी संवैधानिक माना गया है। श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासनिक परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु को धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती है। अबू ताकिर बनाम राज्य का मामला है 2009 का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एसटीटी बूथ पर अभियुक्तों के द्वारा आपस में की गई बातचीत की सूचना को धारा 27 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने सुसंगत इसमें माना है। तो पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला है 1939 है, प्रीवी काउंसिल का है, इसमें धारा 24 जो है पुनः धमकी वचन के प्रभाव में संस्कृति विसंगत है एवं धारा 32 एक मृत्युकालीन कथन से संबंधित लीडिंग केसला है और जो मुख्य न्यायमूर्ति इसमें थे लॉर्ड एटकिन थे। लॉर्ड एटकिन ने सर्वप्रथम संस्कृति को भी इसमें परिभाषित किया था। तो नेक्स्ट जो केसला है परविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला, तो ये बहुत फेमस केसला है। इसमें ये केसला जो जाना जाता है कि आंसुओं के आधार पर 20 केस को जाना जाता है। मीडिया ने इसमें जो हेडिंग दी थी कि जो न्यायालय है वो महिला के आंसुओं के आधार पर बह गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो तथ्य परिस्थितियाँ थीं वो साबित नहीं हुई थी। तो जो पलविंदर कौर थी उनको बरी कर दिया गया था। जो कन्फेशन से संबंधित केसला है और आँख के आंसुओं के नाम से भी इसको प्रसिद्ध कर दिया गया है। न्यायालय ने ये पाकला नारायण स्वामी के बाद में दी गई संस्कृति परिभाषा को स्पष्ट किया था, उसको स्वीकार करके उस आधार पर निर्णय दिया था। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 39 के है 32 एक मृत्युकालीन कथन डांग रिलेशन पर लीडिंग केसला है, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति लॉर्ड एटकिन है। रामनाथ माधव प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ एमपी का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युकालीन कथन को कोई दुर्लभ साक्ष्य नहीं ये कहा था कि विश्वसनीय तारतम्य एवं अंतर विलोप मुक्त हो तो ये दोष सिद्धि का एक आधार हो सकता है। कौशल राव महाराष्ट्र राज्य 1958 का, सरदवेची सरदा बना महाराष्ट्र राज्य 1984 का, राजू देवड़े महाराष्ट्र राज्य 2016 का, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 1985 का, गिरधर सिंह तावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, पीबी राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य, रामवती देवी बनाम बिहार राज्य और रतन गौड़ बनाम बिहार राज्य, पाणी बनाम गुजरात राज्य, ये सब धारा 32(1) मृत्युकालीन कथन डाइट डिक्लेरेशन डीडी से संबंधित केसला हैं। तो इनको आप लोग एक नज़र देख लें। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता 1983 का मामला है, इसमें धारा 45 में जो विशेषज्ञ है उसके अंतर्गत एक विद्यार्थी को भी विशेषज्ञ माना गया था। नेक्स्ट केसला मुंबई राज्य बनाम काठी कालू का है, 73 धारा 73 के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई और 73 को इसमें संवैधानिक माना गया था। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का मामला है, धारा 107 जीवन की अवधारणा 30 ईयर्स में और धारा 160 मृत्यु की अवधारणा 7 ईयर्स में पर आधारित लीडिंग केसला है। इस जीवन की अवधारणा मृत्यु की अवधारणा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट केसला है पिकार्ड बनाम सीयर्स, साक्ष्य देने की धारा 115 पर आधारित है। धारा 115 जो है विबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है पिकार्ड बनाम सीयर्स का जो है फेमस केसला है स्टॉपल पर। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट का जो केसला है वो इसमें ये कहा गया था कि एविडेंस की जो धारा है 123-124 पर आधारित। धारा 123-124 में निर्धारित जो विशेषाधिकार जो दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(2) से भिन्न या निश्चित होकर के स्वतंत्र रूप से मांगे जा सकते हैं, ये निर्धारित किया गया था। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 का जो केसला है सह अपराधी से संबंधित है। विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 का मामला है, इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया था कि जो धारा 137 से 38 है वो मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन पर ये कहा गया कि जिस दिन मुख्य परीक्षा होती है उसी दिन क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि प्रति परीक्षा भी पूर्ण हो जानी चाहिए, परंतु ये संभव नहीं हो पाता है अधिकतर न्यायालयों में। नेक्स्ट जो है पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML बाधवा 1987 का केसला है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अवांछनीय विधि से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो ग्राह्य हैं यदि वे अन्यथा सुसंगत हैं। नेक्स्ट है सरदवेची सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि प्रतिष्ठित साक्ष्य जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पंचशील सिद्धांत जो है इस पर आधारित है। इसमें जो पंच सिद्धांत आपको बता चुके हैं पहले। श्री मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य 2018 का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि जो FIR है
वो ठोस सबूत नहीं है। टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला है 2015 का है, न्यायालय ने निर्धारित किया कि सीसीटीवी कैमरा जो फिल्म का हिस्सा है वो सर्वोत्तम साक्ष्य है। MP वर्गीज बनाम पोपेन का मामला विवाहित स्थिति के दौरान में की गई चुनाव से संबंधित है, साक्ष्य देने की धारा 122 पर आधारित है। कश्मीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला 1952 का जो कि है, साक्ष्य देने की धारा 30 पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि सही अभियुक्त की संस्कृति है, सार्वभौमिक साक्ष्य नहीं है एवं इसका प्रयोग जो है संपोषक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला धारा 26 का बात स्वयं मन में बात करके की गई संस्कृति है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि संस्कृति का जो प्रभाव, प्रारूप या प्रभाव है कुछ भी हो सकता है, स्वयं से बात करके भी हो सकती है। हरप्रसाद बनाम सिद्धया का जो मामला है, इस बात में निर्णित किया गया है कि न्यायाधीश किसी भी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकेंगे। नीलम कटारा बनाम 2003 के मामले में कहा गया था कि साक्षी जो गवाहों की सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि वादों का जो सफल एवं असफल होना है वो गवाहों पर ही निर्भर करता है, तो इसलिए जो बिना पक्षपात भय के गवाही देने के लिए व्यक्ति आए तो उसे सुरक्षा देना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने एविडेंस एक्ट को डिस्कस किया और ऐसे नोट्स डिस्कस किए जिससे कि हम लोग थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस यूज करें तो प्री मेंस एग्जाम दोनों को एक साथ फाइट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो फ्रेंड्स, जो लोग हमारे YouTube चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ पर नए हैं तो वो लोग चैनल पर जाकर के और जो रेड बटन दिखाई पड़ेगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करके और जो पास में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग बिहार APO मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं और मेंस से रिलेटेड यदि वो नोट्स चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर बिहार APO माइनर एक्ट में जो पेपर नंबर 7 है माइनर एक्ट का, उसके कंप्लीट नोट्स उनको 159 में मिल जाएंगे और विद बिहार एक्ट की PDF और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन पेपर्स और स्पेशल वीडियोज उनको मिल जाएंगे। तो वो ज्वाइन करके 159 के पैकेज को ले सकते हैं। और जो लोग कंप्लीट बिहार APO मेंस एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं तो वो लोग गोल्डन स्पेशल प्लान जो है इसको ज्वाइन करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। उनको 2 मंथ में जो कंप्लीट नोट्स हैं प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उनको सेंड कर दिया जाएगा और 50% 1 मंथ नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में अदर एक्ट के इसी तरीके के वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर हो सकूं। तो आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आज का वीडियो कैसा है, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का वीडियो है वो प्री एवं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो दोनों एग्जाम को एक साथ तैयार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।